हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए होम साइंस एमए थर्ड सेमेस्टर का ब्रांच जो है ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास, इसके हम पेपर फोर्थ को यानी कि स्टडी ऑफ फैमिली इन सोसाइटी, ये जिसे हिंदी में हम लोग समाज में परिवार का अध्ययन, ठीक है, ये आप लोग का चौथा पेपर है, ठीक है। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और ये हमारे मैराथन क्लास का पार्ट टू होगा। पार्ट वन हम आप लोगों को मॉर्निंग में ही दे दिए थे, ठीक है, और पार्ट टू इवनिंग में हमने जैसा कि बोला था, तो इवनिंग में आप लोगों को इसकी वीडियो दे रहे हैं क्लास की, ठीक है। तो देखिए इसमें फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए ऑल शॉर्ट एंड ऑल वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में आने के महत्वपूर्ण चांसेस बनेंगे इससे, ठीक है। और देखिए हमने कुछ यानी कि 5 आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन भी दिया है, एक एक बार या दो दो बार आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन में भी देख लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन जो है वो फंस जाते हैं, ठीक है, और जो भी क्वेश्चन हमने बताया सब आपके फैमिली से रिलेटेड है और आपका जो चौथा पेपर है वो आपका परिवार से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, दो दो तीन बार लगभग देख लीजिएगा सारे क्वेश्चंस को। और 1-2 लॉन्ग क्वेश्चन अभी हम आप लोगों को और देंगे, ठीक है? कल दे देंगे मॉर्निंग तक। यानी कि 12 बजे तक आप लोगों को कल भी हम आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन 2 दे देंगे, 1 या 2। और जो भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन के मैराथन बने हैं, ठीक है? यानी कि एक पार्ट 1 का क्लास और ये जो आपका पार्ट 2 का क्लास हो रहा है, इन दोनों क्लास को आप लोग 5 से 6 बार देख लीजिए। आई होपफुली आप सभी लोगों के पेपर काफ़ी अच्छे जाएँगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करें फ्रेंड्स। इसके पहले आप सभी लोगों ने जिन लोगों ने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, वे लोग कर लीजिए, ठीक है? और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो की आने वाली नोटिफ़िकेशन है, वो आप सभी लोगों के पास तुरंत पहुँच सके सटीक से, ठीक है? तो चलिए अपने सभी दोस्तों में अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए, यानी कि आपके दोस्त जहाँ पर भी आपसे जुड़े हुए हों। तो देखिए हमारा आज का मैराथन क्लास पार्ट 2 होगा जिसमें शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, ओके। तो देखिए हमने जो पार्ट 1 में क्वेश्चन कराया था फ्रेंड्स, उसमें हमने 35 क्वेश्चन करा दिया था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा 36 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखिए जो आपका क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि भारत में पारिवारिक हिंसा के कारण बताइए, यानी कि जो पारिवारिक हिंसा के कारण है, ठीक है, भारत में कौन कौन से इसके बारे में बताना है। तो देखिए यहाँ पर उत्तर में आप सब हेडिंग डालिएगा कि भारत में पारिवारिक हिंसा के प्रमुख कारण निम्नलिखित है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं भारत में पारिवारिक हिंसा के कौन कौन से कारण है। सबसे पहला तो आपका महिलाओं में अशिक्षा, ठीक है। यानी कि देखिए पारिवारिक हिंसा होने के कारण जो है वो भारत में महिलाओं को अशिक्षित होना है, ठीक है। देखिए जब आप अशिक्षित रहेंगे, ठीक है, आप लोगों के ऊपर कोई भी प्रताड़ित करेगा, ठीक है, हिंसा करेगा आप सबके ऊपर, आप लोग वो सहते जुल्म सहते जाते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आप लोगों के पास शिक्षा है तो आप समाज में आगे निकल करके केस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अशिक्षित होना बहुत बड़ी एक यानी कि कुरीति है या फिर बुराइयां हैं, ठीक है। महिलाओं में अशिक्षा की कमी यानी कि शिक्षा की जो कमी आ जाती है। तो आगे है कि 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं में शिक्षा का प्रतिशत 64.62 यानी कि हाँ ठीक है 64.62 है तथा पुरुषों में 80% 09 है। शिक्षा के अभाव के कारण महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति न तो जागरूक है और न ही उन्हें यह मालूम है कि उनके हितों की रक्षा के लिए कौन कौन से कानून बने हुए हैं, ठीक है। बिल्कुल सही बात है कि देखिए जिनके पास इच्छा नहीं होगी उनको खुद नहीं पता होगा कि हमारे लिए कौन सा कानून बना है, कौन सा कानून नहीं बना है, हम किसके तहत क्या कार्य कर सकते हैं, ठीक है। यदि शिक्षा नहीं है उनके अंतर्गत यानी कि एजुकेटेड नहीं है वो, तो उनको ये सब की जानकारी नहीं होती है, ठीक है, जिससे कि वो हिंसा के शिकार बन जाती हैं। आगे है कि उन्हें यह भी मालूम नहीं होता है कि उन पर अत्याचार होने वाले की स्थिति में किन-किन संगठन यानी कि किन संगठन से मदद लेनी चाहिए। आगे है कि अशिक्षा उन्हें घर की चारदीवारी तक ही कैद करके रख देती है और वह अत्याचार सहने के लिए मजबूर हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है आपका इसमें सामाजिक कुप्रथाएँ। देखिए भारत में अनेक कुप्रथाएँ हैं जिनमें बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवा पुनर्विवाह का अभाव आदि प्रमुख है, ठीक है। इन कुप्रथाओं का शिकार स्त्रियों को ही होना पड़ता है और उनमें संबंधित अत्याचार भी महिलाओं को ही झेलने पड़ते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी सामाजिक कुप्रथाएँ हैं, पर्दा प्रथा के घर के अंदर रहो, विधवा पुनर्विवाह यानी कि कुछ लोग अब तो मान लीजिए होने लगा है, लेकिन फिर भी कहीं-कहीं आप लोग देखेंगे तो विधवा पुनर्विवाह पर भी रोक लगा दिया जाता है। और यानी कि जो भी नीची जातियों के लोग हैं, ठीक है, एससी, एसटी में ज़्यादातर हमको भी देखने को मिला है कि उनमें बाल विवाह कर दिया जाता है, ठीक है। पढ़ाई-लिखाई नहीं करवाएँगे लोग क्योंकि भाई उनके पास कोई साधन है नहीं, ठीक है। आय का कोई साधन नहीं है, कार्य और करते रहते हैं अपना जैसे भी इकट्ठा करके पैसा वगैरह बाल विवाह ही वो कर देते हैं। उनको इस चीज़ की समझ नहीं होती है कि बाल विवाह से क्या-क्या दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कुप्रथाएँ की वजह से भी जो महिलाएँ हैं उन पे घरेलू हिंसा का यानी कि उनको शिकार होना पड़ता है। अगला आपका तीसरा पॉइंट है इसमें पारिवारिक तनाव। देखिए इसमें क्या होता है कि जो पारिवारिक तनाव होता है ये भी स्त्रियों के प्रति अत्याचार के लिए उत्तरदायी है। जब पति पत्नी के स्वभाव में सामंजस्य नहीं होता है तो विचारों में अंतर आता है, ठीक है।
तब भी पुरुष अपने को पत्नी पर थोपने का प्रयत्न करते हैं, उसे अपने अनुकूल बनाने के लिए बाध्य करता है और अनुकूल न बनने एवं विरोध करने की स्थिति में पति द्वारा पत्नी पर जुल्म खाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो पति होता है, यदि दोनों पति-पत्नी दोनों के विचार नहीं मिलते हैं, तो पति क्या करेगा, उसको डाँट-डपैट करके वो अपनी तरह उसको ढालने की कोशिश करेगा। खुद वो पत्नी की तरह, यानी कि जो पत्नी कहे कि पति वैसा नहीं ढल सकता है, लेकिन जो पति कहेगा उसको यानी कि अपनी पत्नी के लिए, तो पत्नी को अपने पति के अकॉर्डिंग ढलना पड़ता है। यदि वो नहीं ढल पाती है, ठीक है, उसका विरोध करती है, तो इस स्थिति में जो पत्नी होते हैं उस पर जुल्म किए जाते हैं पति के द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार से पारिवारिक तनाव भी बना रहता है। अगला है आपका चौथा, लास्ट होगा ये, ठीक है, कि महिलाओं में पुरुषों पर यानी कि महिलाओं की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता। देखिए, भारत में जो महिलाएँ हैं वो पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता पाई जाती है, यानी कि वो पुरुषों के ही यानी कि जो आर्थिक रूप से निर्भर होता है, वो ज़्यादातर महिलाएँ पुरुषों पर ही रहती हैं निर्भर, ठीक है। पति ही देखिए पत्नी का भरण-पोषण करता है, ऐसी स्थिति में उसे पति के अत्याचार सहने पड़ते हैं। यदि उसे पति घर से निकाल देते हैं तो वो बेसहारा हो जाएगी एवं जीवन यापन की कठिनाई भी सामने आने लगेंगी। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अभी भी काफ़ी ऐसी महिलाएँ हैं जो कि पति पर ही निर्भर है, ठीक है? बहुत अब तो थोड़ा-सा विकसित हो रहा है हमारा इंडिया, ठीक है? कि लड़कियाँ बाहर निकल रही हैं, कार्य कर रही हैं, लेकिन बहुत जगह अभी ऐसा है कि पति के द्वारा ही वो खाती-पीती हैं, ठीक है? घर का जो भी उनका खर्चा वगैरह सब पति ही देते हैं, और इस स्थिति में यदि वो खर्चा दे रहा है, ठीक है? पति कोई भी है देखिए, आपको यदि वो पैसा दे रहा है, आपका खर्चा उठा रहा है, तो आपसे जो कहेगा आपको करना पड़ेगा। यदि आप नहीं करती हैं, तो फिर वहाँ पर आपके साथ तो हिंसा होना तय है, ठीक है? तो इस प्रकार से देखिए, सबसे ज़रूरी है अपने पैरों पर, यानी कि आत्मनिर्भर बनना, अपने पैरों पर खड़ा होना, ठीक है? तो उसके लिए पढ़ाई सबसे ज़रूरी है, ठीक है? यदि आपके पास एजुकेशन नहीं है, तो आप भविष्य में अपना कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? और घरेलू हिंसा के शिकार देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास कुछ नहीं है वही होता है, ठीक है? आज के डेट में कितने अमीर लोग हैं, ठीक है? उनके घर में भी घरेलू हिंसा वो खुद करते हैं, और जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखिए बताया ही है, ठीक है? सब कुछ घरेलू हिंसा के भी बारे में, और 1-2 क्वेश्चन हमने बताया था। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पारिवारिक हिंसा को रोकने के सुझाव दीजिए, ठीक है? तो देखिए, पारिवारिक हिंसा को रोकने के लिए सबसे पहला सुझाव होगा वो है आपका कि स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उनके प्रति निःशुल्क शिक्षा एवं व्यावसायिक एवं अन्य प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। उससे महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगी। बिल्कुल सही बात है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को स्त्री शिक्षा पर जोर देना चाहिए, ठीक है? यानी कि देखिए, लड़कों को पढ़ाने के लिए लोग पैसा खर्च कर देंगे, बाहर भेज देंगे, लेकिन लड़कियों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि आप जैसे ही कुछ भी लड़कियों के लिए फ्री कर देते हैं, तो फ्री में रहेगा तो हर कोई ज्ञान नॉलेज लेना चाहता है। पैसा लगेगा तो लोग लड़कियों के लिए पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? तो इसके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि उनको निःशुल्क शिक्षा एवं व्यावसायिक एवं अन्य प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए, ठीक है? उससे महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा, ठीक है? और अपने अधिकारों के प्रति महिलाएँ जागरूक हो जाएँगी, ठीक है? तो इस प्रकार से पारिवारिक हिंसा को आप रोक सकते हैं। दूसरा है कि महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों एवं हिंसा को सुनवाई के लिए पृथक से, यानी कि अलग से महिला न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए, जिसमें अनुभवी महिला न्यायाधीश नियुक्त हो। बिल्कुल सही बात है। यानी कि महिलाओं के लिए यानी कि महिलाओं के प्रति जो भी अपराध किए जा रहे हैं, जो भी हिंसा किए जा रहे हैं, उनकी सुनवाई के लिए एक अलग से न्यायालय की स्थापना की जानी चाहिए, जिसमें जो न्यायाधीश होनी चाहिए उस न्यायालय की, वो एक एक्सपीरियंस वाली महिला होनी चाहिए, ठीक है? यानी कि अनुभवी महिला होनी चाहिए। तीसरा है कि पीड़ित महिलाओं को अत्याचारों से मुक्ति दिलाने, उन्हें कानूनी एवं आर्थिक मदद देने, उन्हें यानी कि नैतिक संबल देने, ठीक है? नैतिक संबल देने एवं उनमें आत्मविश्वास जगाने के लिए अधिकाधिक महिला संगठनों की स्थापना की जानी चाहिए, ठीक है? यानी कि जो भी पीड़ित महिलाएँ हैं, उनको अत्याचार हो रही है, ठीक है? उसको मुक्ति दिलाने के लिए कानूनी एवं आर्थिक मदद देना चाहिए, ठीक है? अगला है कि जो लोग अपनी पत्नियों को परेशान करते हैं, उनकी सामाजिक निंदा की जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, समाज में उनकी बुराइयाँ करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि कोई भी पति होता है अपनी पत्नी को मारता है, तो वहाँ पर वो शेर बनकर जीता है, ठीक है? बहुत अपने आप को मर्दानगी दिखाता है, लेकिन किसी को मारने-पीटने में, किसी के ऊपर अत्याचार करने में, ये कोई मर्दानगी वाली बात होती नहीं है पुरुषों में, ठीक है? ऐसा ये बहुत गलत कार्य होता है। तो इस प्रकार से समाज में उनकी निंदा करनी चाहिए और उन्हें सार्वजनिक रूप से दंडित भी किया जाए, ठीक है? जिससे कि अन्य लोगों को भी सबक मिले और वे ऐसा करने के लिए प्रेरित न हों। ओके? तो ये आपके 4 पॉइंट थे, पारिवारिक हिंसा को कम करने के 4 उपाय थे, ठीक है? और एक 5वां भी आपका है अभी, ठीक है? 5वां है कि सरकार और स्वयंसेवी संगठनों को ऐसी स्त्रियों के लिए आवास की व्यवस्था करनी चाहिए जो पति और ससुराल वालों के अत्याचारों से तंग आकर घर छोड़ना चाहती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, क्या होता है कि जो स्त्री होती है, ठीक है?
उनको क्या होता है कि पति और ससुराल वालों के अत्याचार सहने पड़ते हैं और मायके में भी शादी के बाद किसी भी लड़की को स्थान नहीं मिलता है, ठीक है? क्या होता है, माता-पिता भी कहेंगे कि शादी कर दी तो अपने ससुराल में रहो, लेकिन जब ससुराल में भी कैसे रहे, ससुराल वाले भी उस टाइप के अगर मिल जाते हैं, ठीक है? तो क्या है कि जो हमारे सरकार है, जो भी हमारे स्वयंसेवी संगठन है, उनको भी स्त्रियों के लिए एक अलग से आवास की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि कुछ भी हो जाए तो वो अपना खुद का घर बना करके अलग से वो रह सके, ठीक है? यानी कि सारी चिंताओं से वो एक मुक्त होकर के अपना जीवन व्यतीत कर सके। अगला है आपका कि एकल परिवार की विशेषताएँ बताइए। देखिए, एकल परिवार की जो विशेषताएँ हैं, यानी कि जिसे हम लोग एकल परिवार, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसके बारे में हम बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताए हैं। चलिए फिर भी यहाँ पर भी समझा देते हैं शॉर्ट में, ठीक है? एकल परिवार की जो विशेषताएँ होती हैं, सबसे पहला तो इसका विशेषता होता है कि ये छोटा आकार होता है, ठीक है? देखिए, एकल परिवार में पति-पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे ही होते हैं। यह भी कह सकते हैं कि एक ही पीढ़ी के या अधिक से अधिक 2 पीढ़ियों के व्यक्ति इस परिवार के सदस्य होते हैं, ठीक है? तो छोटा आकार होता है हमारे एकल परिवार का। दूसरा है आपका 2 परिवारों में संबंध। दूसरा पॉइंट है 2 परिवारों में संबंध। एकल परिवार की दूसरी विशेषता यह है कि इस परिवार का संबंध 2 परिवारों के साथ मुख्यतः रहना है। पहला तो स्त्री के परिवार के साथ और दूसरा स्त्री के पति के परिवार के साथ। अर्थात एकल परिवार अपना संबंध 2 परिवारों के साथ रखता है। ओके? और तीसरा पॉइंट है आपका स्वतंत्र सामाजिक इकाई। इसमें देखिए क्या होता है कि जो एकल परिवार होता है, इस पर व्यक्तिवाद का प्रभुत्व होता है, ठीक है? यानी कि एकल परिवारों पर व्यक्तिवाद का प्रभुत्व होता है और केवल एक ही व्यक्ति का नियंत्रण हर मामले में हर प्रकार से रहता है। फलतः यह व्यक्ति अपने परिवार को एक प्रकार के स्वतंत्र सामाजिक इकाई के रूप में मानता है, ठीक है? यानी कि स्वतंत्र सामाजिक इकाई होती है हमारे एकल परिवार की। और देखिए अगला आपका चौथा है कि माता-पिता की प्रधानता, यानी कि देखिए जो एकल परिवार होता है उसमें माता-पिता की प्रधानता देखने को मिलती है, अर्थात परिवार के माता-पिता केवल उसी समय तक अपने बच्चों पर नियंत्रण रखते हैं जबकि वे विवाह नहीं कर लेते, ठीक है? जैसे ही माता-पिता अपने बच्चों का विवाह संपन्न कर देते, तत्पश्चात उन्हें पूर्ण रूप से यानी कि स्वतंत्र यानी कि ज़िम्मेदार कर देते हैं, ठीक है? यानी कि माता-पिता तब तक ही प्रधान बने होते हैं घर में जब तक वो अपने बच्चों का विवाह नहीं कर सकते। जैसे वो विवाह कर लेते हैं, सारी चिंताओं से, सारे ज़िम्मेदारियों से मुक्त होकर के अपने बच्चों पर वो ज़िम्मेदारियाँ डाल देते हैं, यानी कि जिनकी वो विवाह कर दिए, ठीक है? तो इस प्रकार से देखिए एकल परिवार की 4 विशेषताएँ हमने आप लोगों को बता दिया। अब अगला है आपका कि संयुक्त परिवार व्यवस्था का भविष्य क्या होगा? चलिए देखते हैं संयुक्त परिवार व्यवस्था का क्या भविष्य होगा। इसमें देखिए क्या है कि संयुक्त परिवार व्यवस्था का तेज़ी से जो विघटन शुरू हो रहा है, इससे यह कहा जाने लगा है कि आज परिवार एक संकट में फँसी हुई संस्था है, ठीक है? देखिए आज तेज़ी से इस व्यवस्था का जो विघटन हो रहा है, ठीक है? तथा यहाँ पर तथा रहेगा, तथा एकाकी अथवा केंद्रीय परिवार व्यवस्था उसका स्थान ले रही है। उसे देखते हुए इस कथन की सत्यता में अविश्वास करना कठिन है, ठीक है? देखिए डॉक्टर कापाड़िया का कहना है कि हिंदू मनोवृत्तियाँ आज भी संयुक्त परिवार के पक्ष में हैं। इतना तनाव तथा भार सहन करते हुए भी संयुक्त परिवार अब तक जीवित है तथा इसका भविष्य अंधकारपूर्ण नहीं है, ठीक है? आगे है कि जो हिंदू समाज है वो विशेष रूप से नगरों में बसे हुए हिंदुओं के सामाजिक जीवन को देखकर यह सामाजिक जीवन को देखकर यह सत्य अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि संयुक्त परिवार व्यवस्था तेजी से विघटित हो रही है, ठीक है? देखिए यहाँ पर जो डॉक्टर कपाड़िया हैं उनका यह जो कथन काफी हद तक सही है कि जो हिंदू मनोवृत्तियां हैं आज भी संयुक्त परिवार के पक्ष में है, परंतु यह कहना इसका भविष्य अंधकारपूर्ण नहीं है, ठीक है? यानी कि जो भी आपके हिंदू परिवार की जो मनोवृत्तियां हैं वो आज भी संयुक्त परिवार के पक्ष में, परंतु ये कहना इसका भविष्य अंधकारपूर्ण नहीं है। देखिए उचित नहीं प्रतीत होता है। आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण संयुक्त परिवारों का तेजी से विघटन हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। जो भी आपके आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति के परिवर्तन के कारण ही जो भी आपके संयुक्त परिवार में उसमें तेजी से विघटन हो रहा है, ठीक है? और काफ़ी हम बता चुके हैं विघटन के क्या-क्या कारण है और आगे भी आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि एक विवाही परिवार, ठीक है? यानी कि एक विवाही परिवार क्या होता है? तो आप लोग यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं एक विवाही परिवार, फिर उसके बाद उसमें लिख दीजिएगा यानी कि लिखना स्टार्ट करिएगा कि एक पुरुष का एक स्त्री के साथ वैवाहिक संबंधों को एक विवाह कहा जाता है, ठीक है? आगे है कि वुकेनोविक का इस संबंध में यह विचार है कि वास्तव में उसी विवाह को एक विवाह कहना उचित होगा जिसमें न केवल एक ही व्यक्ति की एक ही पत्नी या फिर पति हो, बल्कि इनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाने पर भी दूसरा पक्ष यानी कि जो विधुर या विधवा, ठीक है, विवाह न करे, तभी वो एक विवाह कहा जाएगा, ठीक है? आगे है कि परंतु सामान्यतः है एक पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य से विवाह न करना ही एक विवाह माना जाता है। देखिए जिन समाजों में
क्या है, जिन समाजों में सामान्य रूप से स्त्रियों और पुरुषों का अनुपात बराबर है वहां प्रायः एक विवाह प्रथा ही पाई जाती है, परंतु यह कोई निश्चित नियम भी नहीं है। ठीक है, यानी कि एक विवाह का क्या मतलब होता है कि यदि दोनों में से यानी कि पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो गई है तो भी वो दोबारा विवाह ना करे, वो विधवा या विधुर बन करके ही रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से एक विवाह के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका निसंतान परिवार। देखिए निसंतान परिवार क्या होता है, आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं निसंतान परिवार। इसमें आप लिख सकते हैं यानी कि जो निसंतान परिवार होता है वो देखिए परिवार व्यक्ति के सामाजिकरण की आधारभूत इकाई है। ठीक है, वह परिवार जिसमें पति एवं पत्नी को यहाँ पर पत्नी को रहेगा। ठीक है, पत्नी को कोई अन्य संतान न हो निसंतान परिवार कहलाता है, यानी कि पति पत्नी का बच्चे न हो। ठीक है, यानी कि संतान न हुए हों। ठीक है, तो उनको निसंतान परिवार कहा जाता है। ठीक है, और देखिए भारत में ऐसा बहुत कम परिवार मिलता है कि जिनकी संतान नहीं है। ठीक है, देखिए जुकरमैन के अनुसार, यानी कि ये आपके जुकरमैन है। ठीक है, जुकरमैन के अनुसार कहा गया है कि एक परिवार जिसमें स्वामी और उसकी पत्नी हो, अन्य कोई सदस्य यानी कि संतान न मौजूद हो, वह निसंतान परिवार कहलाता है। ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपके पेपर में फंस जाए। ठीक है, निसंतान के बारे में ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है शिक्षा एवं परिवार। देखिए शिक्षा एवं परिवार से क्या तात्पर्य है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग उत्तर लिखेंगे और इसमें लिख सकते हैं कि परिवार के शैक्षिक दायित्व परिवार शिक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। शुरू में बालक असहाय होता है, माता पिता भाई बहन तथा अन्य संबंधियों के माध्यम से ही बालक अपने जीवन में आगे बढ़ता है। रेमंड का कहना है कि प्रथम 6 वर्षों में भी बालक का उचित स्थान घर पर होता है, यानी कि 6 वर्षों में भी जो बालक का उचित स्थान होता है वो उसके घर पर होता है। ठीक है, और बोगार्डस का कथन है कि परिवार तथा समूह ही शिशु की प्रथम पाठशाला है। बिल्कुल सही बात कहा है बोगार्डस ने कि परिवार तथा जो समूह की शिशु होती है। ठीक है, सॉरी, परिवार तथा समूह जो होता है, ठीक है, वही शिशु की प्रथम पाठशाला होती है। ठीक है, आगे है कि परिवार का प्रमुख शैक्षिक दायित्व है बालक को जीवन की प्रारंभिक शिक्षा देना, व्यवहारिक शिक्षा देना, अच्छी आदतों एवं अच्छे संस्कारों का निर्माण करना, बौद्धिक एवं भाषागत विकास की शिक्षा देना, शारीरिक शिक्षा देना, भावात्मक विकास, चारित्रिक विकास, धार्मिक आध्यात्मिक एवं सामाजिक विकास आदि के लिए शिक्षा देना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी लोगों ने शिक्षा एवं परिवार के बारे में समझ लिया होगा। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बालक अभिभावक संबंध। ठीक है, यानी कि बालक और अभिभावक संबंध क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि अभिभावक बालक संबंध के विकास को वर्णन यहाँ पर विकास अवस्थाओं के संदर्भ में किया गया है। इस दिशा में कुछ प्रमुख तथ्य निम्न है, यानी कि देखिए जो बालक और अभिभावक संबंध होते हैं वो आपके विकास के कुछ अवस्थाओं में किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका बचपनावस्था होगा इसमें। ठीक है, बचपनावस्था में देखिए फ्रेंड जो बालक होता है उसका वातावरण केवल परिवार तक ही सीमित होता है। ठीक है, और अ, आगे देखिए ये इसको हटा दीजिए। ठीक है, और जो अभिभावक होते हैं और जो बालक होते हैं इनके संबंधों का प्रभाव उसके विकास पर बड़े ही महत्वपूर्ण ढंग से पड़ता है। उदाहरण के लिए देखिए कुछ अध्ययनों में यह देखा गया है कि बालक को इस अवस्था में माता पिता का स्नेह प्राप्त नहीं होता तो शांत प्रकृति का हो जाता है, यानी कि माता पिता का स्नेह प्रेम नहीं मिलता है तो वो शांत प्रकृति का हो जाता है। यहाँ तक कि वह दूसरों की मुस्कान का भी कोई प्रत्युत्तर नहीं देता है। ठीक है, और प्रत्येक बालक देखिए लगभग 1.5 वर्ष की अवस्था तक माँ की अथवा माँ के समान किसी अन्य व्यक्ति की सहायता चाहता है। ठीक है, इस प्रकार की सहायता से उसमें सुरक्षा सुरक्षा भावना उत्पन्न होती है। ठीक है, और बड़े परिवारों में माँ अधिक व्यस्त रहने के कारण बालक और माँ का उतना संबंध नहीं रह पाता है कि जितना छोटे परिवारों में होता है। बिल्कुल सही बात है, बड़े परिवार में रहेंगे तो उतना किसी एक व्यक्ति से उतना ज्यादा गहरा संबंध नहीं होता है या फिर उनके माता या फिर पिता से। ठीक है, जितना कि एकल परिवार में होता है। देखिए जो बालकों के व्यक्तित्व के विकास पर जो माँ का वंचन होता है, ठीक है, उसका बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बालक अभिभावक संबंध यदि अनुकूल नहीं है तो बालक के बचपनावस्था के सुखद अनुभव ही इन संबंधों को अनुकूल नहीं बना पाते हैं। यानी कि यदि बालक के जो बचपनावस्था के माता पिता से संबंध होते हैं, ठीक है, यदि वो अनुकूल नहीं होते हैं तो बालक का देखिए जो बचपनावस्था होता है, ठीक है, वो सुखद अनुभव भी इन संबंधों के अनुकूल वो नहीं बना पाते हैं कभी भी। ठीक है, दूसरा है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था में अभिभावक बालक संबंध। ठीक है,
देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या होता है कि यानी कि जब बचपनावस्था में अभिभावक बालक संबंधों में जो परिवर्तन प्रारंभ होते हैं वो प्रारंभिक बाल्यावस्था में उसी प्रकार आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। और देखिए अध्ययनों में यह देखा गया है कि इस दिशा में परिवर्तन प्रारंभिक बाल्यावस्था में अपेक्षाकृत तीव्र गति से होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था का बालक विद्रोही, शैतान, हठ करने वाला और दूसरों का ध्यान आकर्षित करने वाला होता है, ठीक है। आगे है कि वह इस अवस्था में पहले की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र हो जाता है। उसके हाँ, 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 ठीक है। उसके अभिभावकों को उसकी देखभाल के लिए इस अवस्था में अधिक समय देना नहीं पड़ता है, ठीक है। आगे है कि अध्ययनों में यह देखा गया है कि बालक इस अवस्था में यह भी चाहता है कि अभिभावक उसकी ओर ध्यान दे। जब माता-पिता बालक की प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार नहीं करते, तब अभिभावक और बालक संबंध बिगड़ जाते हैं। देखिए बालक जो होता है वो हमेशा चाहता है माता-पिता यानी कि हमारा सहयोग दें, हमारी तरफ ध्यान दें, अपना अटेंशन जो है वो मेरे पर दें, ठीक है? यानी कि अपना जो भी ध्यान वगैरह है वो अपने बच्चों पे दें। यदि जब माता-पिता ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो जो उनका संबंध होता है वो बिगड़ जाता है, ठीक है? अगला है आपका पाश्चात्य बाल्यावस्था, ठीक है? पाश्चात्य बाल्यावस्था में क्या होता है कि इस अवस्था के जो बालक होते हैं उनमें यह देखा गया है कि बालक अभिभावक संबंध यदि अच्छे होते हैं तब बालक का सामाजिक समायोजन बाहर के व्यक्तियों से अच्छा होता है, ठीक है। और परंतु जब बालक अभिभावक संबंध असामान्य होते हैं तब बालकों का उसके मित्रों से समायोजन मधुर नहीं होता है। एक अध्ययन में यह देखा गया है कि बालक के साथ यदि माँ का व्यवहार प्रभुत्वशाली प्रकार का होता है तब बालक के साथ माँ के संबंध तनावपूर्ण होते हैं, ठीक है? यानी कि तनावपूर्ण होते हैं। साथ ही साथ इस आयु के बालक अन्य लड़कियों के प्रति माँ के इस व्यवहार के कारण अरुचि प्रदर्शित करते हैं। जब परिवार में बालक पर प्रभुत्वशाली बाल प्रशिक्षण विधि का उपयोग किया जाता है, तब अभिभावक के साथ बालकों का संबंध अनुयायी प्रकार का होता है, ठीक है? यानी कि देखिए जो इस अवस्था में जो संबंध होते हैं यदि उनके माँ के यानी कि माता-पिता का व्यवहार अच्छा होता है, ठीक है? तब तो अच्छी बात है। यदि जो बालक के अभिभावक हैं उनका संबंध असामान्य होते हैं या फिर अच्छे नहीं होते हैं, तो बालकों का जो उसके मित्रों से समायोजन होता है वो मधुर नहीं हो पाता है, ठीक है? और देखिए अध्ययन में देखा गया है कि माता के साथ संबंध अच्छे न होने के कारण वो किसी भी लड़की की तरफ देखता है तो उसको वो अलग ही यानी कि गंदी नज़र से ही वो देखता है, ठीक है? उसको मतलब वो अच्छा नहीं लगता, उसको लगता है ये भी लड़कियाँ भी इसी प्रकार की होती हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से जो उनका संबंध होता है वो काफ़ी अच्छा नहीं रहता है और जो भी उनका एक्सपीरियंस होता है वो थोड़ा-सा अलग ही टाइप का यानी कि खराब बनता चला जाता है, यदि उनके माता-पिता से उनका संबंध अच्छा नहीं है तो। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका एकल परिवार के कार्य बताइए या फिर एकल परिवार यानी कि क्या है? ठीक है? तो इसमें देखिए आप लोग लिख सकते हैं कि जिस प्रकार 1 मिनट आंसर में कि जिस प्रकार संयुक्त परिवार का प्राचीन काल की सामाजिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रहा है, संयुक्त परिवार ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, ठीक उसी प्रकार आज एकल परिवार महत्व यानी कि महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, ठीक है। एकल परिवार के संयुक्त कार्य निम्नलिखित प्रकार है, यानी कि जो एकल परिवार के जो कार्य होते हैं, ठीक है, वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सबसे पहला तो आपका यौन संबंध होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो एकल परिवार होता है, ठीक है? इसका मुख्य कार्य होता है स्त्री और पुरुषों में यानी कि पति और पत्नी के रूप में यौन संबंध स्थापित करने की अनुमति प्रदान करना तथा उसकी वैधता प्रदान करना। एकल परिवार में देखिए चूँकि जो पति-पत्नी भी होते हैं, ठीक है? अतः संयुक्त परिवार की अपेक्षा अधिक मुक्त होते हैं तथा उन्मुक्त होकर यौन संबंधों का आनंद भी उठाते हैं, ठीक है? अगला आपका पॉइंट है पालन पोषण के कार्य। देखिए इसमें क्या होता है कि जो एकल परिवार होता है उसमें माँ बाप अपने बच्चों का पालन पोषण केवल विवाह तक ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद उनको पूर्णतः अपने जीवन निर्वाह करने की छूट दी जाती है जो कि सही भी होता है एक तरह से, ठीक है। और तीसरा है आपका सामाजिकरण का कार्य, ठीक है। इसमें क्या होता है यानी कि एकल परिवार में माता-पिता द्वारा ही बच्चों का सामाजिकरण किया जाता है। बच्चों को भाषा, रहन-सहन एवं नियंत्रण तथा नियमित जीवन व्यतीत करने की प्रथम शिक्षा परिवार में ही दी जाती है। परिवार ही बच्चों को एक सामाजिक स्थिति प्रदान करता है और परिवार ही बच्चों को प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाता है। बिल्कुल सही बात है। परिवार ही यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो असामाजिक होता है और परिवार ही उसे असामाजिक से सामाजिक प्राणी बनाती है, ठीक है। अगला आपका है एकल परिवार की 1 मिनट एकल परिवार की जो कार्य हैं, ठीक है? यानी कि 3 कार्य हमने बताए हैं, चौथा ये आपका लास्ट भी होगा, ठीक है? स्थिति प्रदान करना।
देखिए, इसमें क्या होता है कि जो एकल परिवार होते हैं, उसका केवल एक ही कार्य नहीं होता है कि संतान को जन्म दिया जाए और दूसरे परिवार के सदस्यों पर संयुक्त परिवार की तरह छोड़ दिया जाए, ठीक है? अपितु देखिए फ्रेंड्स, इन परिवारों में जन्म से लेकर विवाह तथा नौकरी लगने तक की अवस्था, कोई दूसरा धंधा मिलने तक माँ-बाप की ज़िम्मेदारी होती है, ठीक है? और पाश्चात्य देशों में एकल परिवार ने यह कार्यभार भी अपने ऊपर ले रखा है, ठीक है? देखिए, भारत में जो एकल परिवार है, इसका प्रमुख कार्य समझा जाता है ये 4, यानी कि जो 1 मिनट ही क्या होने लगा? यानी कि जो देखिए एकल परिवार के जो कार्य होते हैं, ठीक है? सबसे पहला तो यौन संबंध होता है, यानी कि उन्मुक्त होकर के यौन संबंधों का आनंद उठाते हैं। यानी कि जो दंपत्ति होते हैं, ठीक है? पालन-पोषण का कार्य, यानी कि जो माता-पिता होते हैं, वो अच्छे से बच्चों का पालन-पोषण करते हैं उनके विवाह होने तक। सामाजिक ऋण, यानी कि जब से बच्चा जन्म लेता है, वो असामाजिक होता है और परिवार में ही रह कर के वो सामाजिक प्राणी बनता है, ठीक है? और स्थिति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है कि परिवार के प्राणीशास्त्री कार्य बताइए अथवा परिवार के कार्य लिखिए, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले तो परिवार का जो प्राणीशास्त्रीय कार्य होता है, उसमें क्या होता है, यौन इच्छाओं की पूर्ति होती है, ठीक है? यौन इच्छाओं की पूर्ति में क्या होती है कि मानव की आधारभूत आवश्यकताओं में यौन संतुष्टि भी महत्वपूर्ण है। परिवार ही वह समूह है जहां समाज द्वारा स्वीकृत विधि से व्यक्ति अपने यौन इच्छाओं की पूर्ति करता है। समाज में ऐसे स्त्री पुरुषों को समान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है, जो परिवार के बाहर अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। हमने यहाँ कई बार ये चीज बता चुका है, जो लोग परिवार के बाहर विवाह से पहले फिजिकल रिलेशनशिप में आते हैं, उनको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है, ठीक है? और इसी यानी कि यौन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए ही एक विवाह नामक संस्था बनाया गया है, ठीक है? जिसमें विवाह के बाद आप यानी कि स्वतंत्र रूप से यौन इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं और वहां पर आपको कोई भी ऐसा नहीं होगा जो सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेगा, ठीक है? पहला तो आपका संतानोत्पत्ति होता सॉरी, पहला तो आपका क्या था, यौन इच्छाओं की पूर्ति। सेकंड आपका होता है संतानोत्पत्ति। संतानोत्पत्ति में क्या होता है कि जो मानव समाज की निरंतरता है, ठीक है? उसको बनाए रखने के लिए ये आवश्यक होता है कि मृत्यु को प्राप्त होने वाले 2 सदस्यों का स्थान नवीन सदस्यों द्वारा भरा जाए, ठीक है? परिवार ही समाज के इस महत्वपूर्ण कार्य को करता है। परिवार के बाहर भी संतानोत्पत्ति हो सकती है, किंतु कोई भी समाज अवैध संतान को स्वीकार नहीं करता है। बिल्कुल सही बात है, यदि आपका विवाह नहीं हुआ है, ठीक है, आप संतान पैदा कर देते हैं, ठीक है, तो उन संतानों को कोई भी यानी कि यानी कि जो वैधता होती है उसको नहीं माना जाता है, उनको क्या माना जाता है, अवैध संतान माना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से विवाह नामक संस्था बनाई गई है, विवाह में ही आप विवाह करके करने के पश्चात ही संतानोत्पत्ति आप करेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक सम्मानजनक बात होती है और इसका माना जाता है कि यानी कि जो घर के बूढ़े-बुजुर्ग लोग होते हैं, वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो उनका स्थान घर में भरा होना चाहिए, इसलिए संतानोत्पत्ति किया जाता है, ठीक है? ये आपके प्राणीशास्त्रीय कार्य के अंतर्गत आता है। अगला है आपका प्रजाति की निरंतरता, ये भी आपका प्राणीशास्त्रीय कार्य के अंतर्गत तीसरा आपका पॉइंट है, प्रजाति की निरंतरता। इसमें क्या होता है कि परिवार ने ही जाति को अमर बनाया है, ठीक है? यही मृत्यु और अमृत्व, ठीक है? मृत्यु और अमृत्व का संगम स्थल है। नई पीढ़ी को जन्म देकर परिवार ने मानव की स्थिरता एवं निरंतरता को बनाए रखा है। गुडे लिखते हैं कि यदि परिवार मानव की प्राणीशास्त्रीय आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था न करे, तो समाज समाप्त हो जाएगा। यानी कि जो गुडे हैं, ठीक है? ये मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने लिखा है कि यदि परिवार मानव की प्राणीशास्त्रीय आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था न करे, तो समाज ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि देखिए परिवार ही आपका यौन इच्छाओं की पूर्ति करता है, परिवार से ही आपके संतान उत्पन्न होते हैं और परिवार से ही आपकी जो प्रजाति होती है, उसकी निरंतरता एक बनी रहती है, ठीक है? तो इस प्रकार से गुडे का लिखना भी सही है कि यदि परिवार मानव की प्राणीशास्त्रीय आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था न करे, तो जो आपका समाज होगा वो एक दिन क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि शिक्षा एवं परिवार के बारे में लिखिए, ठीक है। शायद हमने शिक्षा एवं परिवार के बारे में थोड़ा सा आपको ऊपर भी बताया था, चलिए फिर से बात कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं शिक्षा एवं परिवार, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग लिखेंगे कि जो परिवार है, ठीक है, उसका एक प्रमुख प्रकार होता है परिवार के बालक एवं बालिकाओं को शिक्षित एवं दीक्षित करना, ठीक है। और परिवार ही वह प्रथम पाठशाला है जहाँ बालक माता के चुंबन एवं स्नेह से तथा पिता के नियंत्रण में रहकर विभिन्न सामाजिक गुणों जैसे सत्य, अहिंसा, न्याय, प्रेम, सहानुभूति एवं परोपकार को अपने व्यक्तित्व में आत्मसात कर पूर्व मानवीय व्यक्तित्व को प्राप्त करता है, ठीक है। यानी कि परिवार में ही जो बच्चा होता है वो अपने शिक्षा को ग्रहण करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा। आगे है देखिए कि जॉनसन जो है, ठीक है, जॉनसन ने इस संदर्भ में कहा है कि परिवार में बालक पर सबसे अधिक प्रभाव उन लोगों का पड़ता है जिनके संपर्क में बच्चा सबसे अधिक रहता है, ठीक है। गांधी, नेहरू, शिवाजी तथा अन्य महापुरुषों की जीवनियां उनके व्यक्तित्व की ऊंचाई इस कथन का समर्थन करती है कि प्राचीन काल में जब आज की तरह शिक्षण संस्थाएं नहीं थी, ठीक है, बालकों को शिक्षित करने के लिए कार्य परिवार
ही करता था, यानी कि बालिकों को शिक्षित करने के लिए जो भी कार्य होते थे वो अब उनका परिवार ही करता था। और आज भी उसकी भूमिका कम महत्वपूर्ण नहीं है। आज भी देखिए प्रथम शिक्षा जो होती है वो आपको आपके परिवार से ही दिया जाता है, ठीक है? तो इस प्रकार से देखिए जो शिक्षा और परिवार का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो दोनों एक दूसरे से संबंधित है और दोनों एक दूसरे के अंतर्गत ही करते हैं, ठीक है? यानी कि शिक्षा है, ठीक है? तो आप परिवार का भी निर्माण करते हैं, यदि आप परिवार का निर्माण करते हैं तो परिवार के निर्माण में ही आप अपने बच्चों को शिक्षा देने का उचित कार्य करते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त परिवार में आधुनिक परिवर्तन या विघटन स्पष्ट कीजिए। यानी कि संयुक्त परिवार में जो परिवर्तन हुए हैं या फिर जो विघटन हुए हैं उसको स्पष्ट करना है, या फिर संयुक्त परिवार के लुप्त होने के कारण बताइए। तो देखिए बार बार हम बता चुके हैं इस क्वेश्चन को, चलिए एक बार फिर से बता देते हैं, ठीक है? बताने में क्या ही जाता है, ठीक है? इसमें देखिए आप लिख सकते हैं आंसर में कि संयुक्त परिवार में अनेक दोष पाए जाते हैं। इन दोषों के परिणाम स्वरूप संयुक्त परिवार में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। ये परिवर्तन संयुक्त परिवार की संरचना तथा कार्य दोनों से संबंधित है। संयुक्त परिवार के प्रमुख परिवर्तन निम्नलिखित है। देखिए संयुक्त परिवार में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए संयुक्त परिवार के आकार में परिवर्तन हुआ है, ठीक है? यानी कि संयुक्त परिवार के आकार में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। इसका आकार देखिए दिन प्रतिदिन छोटा होता जा रहा है। कृषि युग में संयुक्त परिवार का आकार बहुत बड़ा था तथा लगभग एक परिवार में 50 से 60 सदस्य रहते थे, ठीक है? अब संयुक्त परिवारों की संख्या कम होती जा रही है, ठीक है? तो सबसे बड़ा परिवर्तन किसमें आया है? संयुक्त परिवार के आकार में आया है। दूसरा है आपका कर्ता की निरंकुशता में कमी, यानी कि इसमें आप क्या होता है कि जो आधुनिक युग में देखिए जो कर्ता है उसके अधिकारों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है तथा उनका अधिकार दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। आज उसकी स्वेच्छाचारिता में भी पर्याप्त कमी आई है, ठीक है? यानी कि जो कर्ता होता है, यानी कि घर का जो मुखिया होता है उसकी कर्ता के कार्य में जो भी निरंकुशता है, ठीक है? उसमें कमी आ गई है। तीसरा है आपका संयुक्त परिवार के परिवर्तन होने के कारण कि प्राथमिक संबंधों में कमी। देखिए जो संयुक्त परिवार है उसमें अब प्राथमिक संबंध नहीं पाए जाते हैं, ठीक है? यानी कि जो व्यक्तिवादी हैं तथा स्वार्थी दृष्टिकोण के विकास के कारण सहयोग की भावना कम होती जा रही है। व्यक्ति मनमाने तरीके से व्यवहार करने लगा है, चाहे उसके अन्य सदस्यों को लाभ हो या हानि, ठीक है? अतः संयुक्त परिवार में अप्राथमिक संबंधों के स्थान पर द्वितीयक संबंधों का विकास हो रहा है, ठीक है? तो इस प्रकार से देखिए संयुक्त परिवार में जो प्राथमिक संबंधों की कमी के कारण भी आपके संयुक्त परिवार अब परिवर्तित यानी कि विघटित हो रहे हैं, ठीक है? चौथा है आपका धर्म का महत्व कम होना। इसमें क्या होता है कि जो परंपरागत देखिए संयुक्त परिवार था, ठीक है? वो धर्म पर आधारित होता था। फिर देखिए संयुक्त परिवार जो है उसका संगठन तथा कार्य मूल रूप से धर्म से ही प्रभावित था। पर देखिए जो आधुनिक समय में शिक्षा के विकास तथा कर्ता के प्रभाव में कमी होने के कारण धर्म का महत्व कम होता जा रहा है, ठीक है? नई पीढ़ी के लोग धार्मिक कार्यों में रुचि नहीं ले रहे हैं, अतः उनके प्रति उनका उत्साह कम होता जा रहा है। इनसे संयुक्त परिवार की एकता को धक्का लगा है, ठीक है? तो देखिए 4 पॉइंट इसमें भी थे, ठीक है? यानी कि संयुक्त परिवार के विघटन यानी कि परिवर्तित होने के कारण है। तो सबसे पहला आपका संयुक्त परिवार के आकार में परिवर्तन, फिर कर्ता की निरंकुशता में कमी, प्राथमिक संबंधों में कमी के कारण, ठीक है? और धर्म का महत्व कम हो जाने के कारण भी आपका जो संयुक्त परिवार है वो परिवर्तित होने लगा है अब एकाकी परिवार में, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि संयुक्त परिवार व्यवस्था का भविष्य क्या होगा? यानी कि जो संयुक्त परिवार है उसका भविष्य क्या होगा, ठीक है? तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जो संयुक्त परिवार है फ्रेंड्स, देखिए उसकी जो व्यवस्था का तेजी से जो विघटन शुरू हुआ है, ठीक है? इससे यह कहा जाने लगा है कि आज परिवार एक संकट में फंसी हुई संस्था है। आज तेजी से इस व्यवस्था का जो विघटन हो रहा है तथा एकाकी अथवा केंद्रीय परिवार व्यवस्था उसका स्थान ले रही है। उसे देखते हुए इस कथन की सत्यता में अंधविश्वास करना कठिन है। इसके संदर्भ में देखिए आपकी डॉक्टर कपाड़िया का कहना है कि हिंदू मनोवृत्तियां आज भी संयुक्त परिवार के पक्ष में है, ठीक है? और इतना मानव तथा भार सहन करते हुए भी संयुक्त परिवार अब तक जीवित है तथा भविष्य यानी कि तथा इसका भविष्य जो है वो अंधकारपूर्ण नहीं है। यानी कि देखिए जो डॉक्टर कपाड़िया है, ठीक है? यानी कि ये कहते हैं कि आज भी देखिए जो हिंदू मनोवृत्तियां हैं, ठीक है? इसमें संयुक्त परिवार के ये पक्ष में है, ठीक है? और इतना तनाव और भार सहन करने के साथ ही, ठीक है, उनमें क्या होता है कि जो संयुक्त परिवार है वो अब भी जीवित है और इसलिए इसका भविष्य जो है वो अभी तक अंधकारपूर्ण नहीं है, ठीक है? आगे है कि हिंदू समाज विशेष रूप से नगरों में बसे हुए हिंदुओं के सामाजिक जीवन को देखकर यह सत्य अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि संयुक्त परिवार व्यवस्था तेजी से विघटित हो रही है, ठीक है? आगे है कि देखिए डॉक्टर कपाड़िया का कथन जो है वो काफी हद तक फ्रेंड्स सही है कि हिंदू मनोवृत्तियां आज भी संयुक्त परिवार के पक्ष में है, परंतु यह कहना कि इसका भविष्य अंधकारपूर्ण नहीं है, ये उचित प्रतीत नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण जो संयुक्त परिवार में
उसमें अब तेजी से विघटन हो रहा है, ठीक है, उनकी सामाजिक परिस्थिति और आर्थिक परिस्थितियों के परिवर्तन के कारण, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि जो आपका संयुक्त परिवार है इसके यानी कि जो भविष्य है इसका, संयुक्त परिवार व्यवस्था का जो भविष्य है वो क्या होगा, ठीक है। तो इसके बारे में जो आपके डॉक्टर कपाड़िया कहे हैं वो काफी सही बात कहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि असमानता से क्या आशय है, ठीक है। अब आपको बताना है असमानता से क्या आशय है। तो यहाँ पर आप लोग हेडिंग डालेंगे असमानता का अर्थ, ठीक है। यानी कि देखिए जो व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के समान अवसर प्राप्त न हो, ठीक है, और समाज में विशेषाधिकारियों का पाया जाना, जन्म, जाति, प्रजाति, व्यवसाय, धर्म, भाषा, आय व संपत्ति के आधार पर अंतर पाया जाना तथा इन आधारों पर व्यक्ति व्यक्ति तथा समूह समूह के बीच ऊंच नीच का भेद मानना एवं सामाजिक दूरी बरतना, शक्ति, सत्ता व प्रभुत्व का असमान वितरण, सामाजिक विभेद तथा उत्पादन के साधनों पर असमान अधिकार, असमानता को व्यक्त करते हैं। बिल्कुल सही बात है। असमानता यानी कि दो व्यक्तियों में यदि आप एक दूसरे से भेद कर रहे हैं, अंतर कर रहे हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से उसका असमानता का यानी कि असमानता ये होता है। यानी कि दो व्यक्ति हैं, उनके कपड़ों से उनको भेद कर रहे हैं, ठीक है, इनका कपड़ा महंगा है, अच्छा है, कोई सुंदर लग रहा है, कोई खराब लग रहा है, तो इस प्रकार से आप भेद कर रहे हो, तो ये सब एक प्रकार से असमानता होती है, ठीक है। अगला आगे आपका लिखा गया है, आगे देखिए लिखा गया है कि 1 मिनट, कि समाजशास्त्र दृष्टि से असमानता का सामान्य अर्थ समाज में व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए मिलने वाले अवसरों की असमानता से लिया जाना है, ठीक है। इसी के संदर्भ में देखिए रंसी मैन, ठीक है, रंसी मैन की असमानता का व्याख्या मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत वर्ग, परिस्थिति तथा सत्ता के 3 अवधारणाओं से प्रभावित होकर रंसी मैन ने परिस्थिति, वर्ग, शक्ति के आधार पर असमानता को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया है, ठीक है। प्रथम देखिए सामाजिक असमानता, ठीक है, द्वितीय है राजनैतिक असमानता, तृतीय है आर्थिक असमानता। और देखिए वर्तमान समय में इन्हीं तीनों में असमानता देखी जा रही है, ठीक है। यानी कि सामाजिक यानी में समाज में किसका कितना स्थान है, ठीक है, इस प्रकार से उनको समानता मिलती है और उनको असमान रूप से देखा जाता है। और द्वितीय उनका राजनैतिक असमानता यानी कि राजनीति के क्षेत्र में वो कितना विकासशील है, उनका कितना सम्मान है, ठीक है। तृतीय आर्थिक समानता यानी कि कौन गरीबी या अमीरी को आप लोग देख लीजिए, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में जैसे कि उनके पास, जैसे किसी के पास कुछ भी नहीं रहता है, बाद में वो अचानक से उनके पास कुछ ऐसा कर लेते हैं जिनके जैसे कि उनके पास पैसा आ जाता है, ठीक है। तो उनके पास क्या होता है वो यानी कि अपने से नीच लोगों को समझते नहीं, यानी कि अपने से जो भी नीचे के लोग होते हैं उन वर्गों को वो समझते नहीं है। तो इस प्रकार से जो समाज होता है वो खुद ही तुलना करता है, असमानता उसमें दिखाई देता है, ठीक है। देखिए जो सामाजिक असमानता है इसका एक सरल अर्थ प्रस्तुत करने में प्रायः समाजशास्त्र के विज्ञानों में मैत्तज्ञ का अभाव है, ठीक है। क्योंकि देखिए जो मानव मानव के बीच समाज में व्यक्ति सामाजिक मूल्यों में पाए जाने वाले अंतर के कारण ही सामाजिक असमानता की अवधारणा में भी मैत्तज्ञ नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोगों को असमानता के बारे में तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछ रहा है कि असमानता को कम करने के उपाय बताइए, ठीक है। यानी कि असमानता को कम करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो देखिए इसमें आप लोग आंसर लिखेंगे और यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे कि भारतीय समाज में क्या है, भारतीय समाज में व्याप्त असमानताओं को कम करने की दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए। सबसे पहले अवसरों की समानता, ठीक है। अवसरों की समानता में क्या लिख सकते हैं कि जहां पर यानी कि असमानता को दूर करने के लिए समाज के सभी वर्ग के सदस्यों को जीविकोपार्जन के समान अवसर मिलने चाहिए। जीविकोपार्जन के अवसर प्रदान करते समय निर्धनता और संपन्नता को ही आधार नहीं माना जाना चाहिए, ठीक है। नौकरियां योग्यता के आधार पर ही प्रदान की जानी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। यानी कि देखिए जिनके पास योग्यता है उन्हीं को नौकरी दी जानी चाहिए, और जैसे भी कोई भी आवास वगैरह चाहे कुछ भी आपको जीविकोपार्जन के लिए मिलता है तो वहां पर सबको समान अवसर मिलने चाहिए, सबको मिलना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर कोई ऊच-नीच का भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है आपका संपत्ति के हस्तांतरण पर प्रतिबंध, ठीक है। यानी कि देखिए इसमें आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार के जो कानून हैं, ठीक है, वो बनाए जाने चाहिए जिससे निजी संपत्ति के उत्तराधिकार एवं संपत्ति अंतरण पर रोक लगाई जा सके। इसे सीमित या सीमित किया जा सके, ठीक है।
इसके लिए देखिए सरकार को उत्तराधिकारी कर लगाने चाहिए, जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति का कुछ भाग सरकार के पास चली जाए और वह संपत्ति समाज कल्याण के कार्यों में काम आ सके। देखिए इस टाइम क्या होता है कि जैसे किसी के पास कोई नहीं है, ठीक है, उनके पास काफ़ी संपत्ति है, तो क्या होता है कि कोई जैसे कि व्यक्ति जो बुजुर्ग हो जाता है, चालाकी से कुछ लोग अपने नाम करा लेते हैं, ठीक है? और कोई कहता है कि हाँ, जिसका हम सेवा करेंगे, हम ही लेंगे, ठीक है? तो इस प्रकार से ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? मन में आपके कुछ और ही है और आप लालचवश केवल सेवा कर रहे हैं, ठीक है? सब क्या ज़रूरी उत्तराधिकार का निर्माण करना चाहिए सरकार को, ठीक है? कि जो भी संपत्ति है वो जो करेगा उसको तो मिलेगा ही, लेकिन उसकी जो कुछ और आदि की कुछ संपत्ति जो है वो सरकार के पास चली जाए, यानी कि जन कल्याण में यानी कि आपके जो भी जनसंख्या वाले हैं, जो भी आपके जन कल्याण के लिए लोग हैं, ठीक है? उनको लिए कुछ सहायता मिल सके। तो इस प्रकार से संपत्ति के हस्तांतरण पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए, ठीक है? अगला आपका पॉइंट है कि पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों की आर्थिक सहायता, यानी कि देखिए इसमें क्या होना चाहिए कि जो सरकार है उनको चाहिए कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें ऊंचा उठाने के लिए या उनकी आय बढ़ाने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता दे, जिससे उनकी आयु यानी कि जो आय है वो बढ़ सके, ठीक है, जिससे उनकी आय बढ़ सके। इससे बहुत सीमा तक असमानता को कम करने में सहायता प्राप्त होगी। यह लोग सरकार द्वारा प्राप्त सहायता का दुरुपयोग न करें, इसके लिए इनके समुचित निरीक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए, ठीक है, यानी कि जो पिछड़े वर्ग के व्यक्ति हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए, ठीक है। और अगला है आपका कि जातिवाद को समाप्त करना। इसमें आप क्या लिखेंगे कि जो जातिवाद है वो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार से असमानता को जन्म देता है, ठीक है। इसके निराकरण के लिए डॉक्टर घुरिये ने सुझाव दिया था कि अंतर जाति विवाहों को प्रोत्साहन देना चाहिए, ठीक है, तभी आपका जो जातिवाद है वो समाप्त हो पाएगा। ओके, चलिए अगला देखिए आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 को स्पष्ट कीजिए, ठीक है, यानी कि जो दहेज निषेध अधिनियम 1961 में पारित हुआ था, ठीक है, उसको स्पष्ट करना है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हिंदू समाज के अंतर्गत दहेज प्रथा प्रचलित थी, जिसके कारण विवाह संबंधी अनेक प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होती थी। दहेज देने में असमर्थ व्यक्ति के लिए कन्या का विवाह करना कठिन था, ठीक है। अतः दहेज देने तथा लेने को निषिद्ध करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा निषेध अधिनियम 1961 पारित किया गया है, ठीक है, यानी कि 1961 दहेज निषेध अधिनियम पारित किया गया है। और देखिए यह अधिनियम जम्मू तथा कश्मीर राज्यों को छोड़कर समस्त भारत में लागू होता है, ठीक है। अधिनियम की व्यवस्थाओं को प्रथम यानी कि 1 जुलाई सन 1961 से क्रियान्वित किया गया। दहेज का अभिप्राय ऐसी किसी संपत्ति या मूल्यवान वस्तु से है जिसे विवाह के उद्देश्य से विवाह के पक्षों द्वारा, यानी कि विवाह के उद्देश्य से विवाह के पक्षों द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसके अंतर्गत देखिए मुस्लिम समाज में प्रचलित जो मेहर होता है वो सम्मिलित नहीं किया जाता है, ठीक है। अगला है आगे इसमें देखिए है एक पॉइंट कि दहेज देने अथवा लेने के लिए दंड, ठीक है। देखिए जो अधिनियम आपका 1961 लगाया गया है, दहेज निषेध अधिनियम 1961, ठीक है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति दहेज देता है अथवा लेता है तो उसे 6 महीने का कारावास और 5,000 रुपए का जुर्माना यानी कि जुर्माना किया जा सकता है, यानी कि जुर्माना लगाया जा सकता है उसके ऊपर, ठीक है। और विशेष परिस्थिति में ये दोनों प्रकार के दंड भी दिए जा सकते हैं। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति विवाह के पश्चात अपनी पत्नी के अभिभावकों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग करता है तो उसे 5,000 रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने का कारावास की सजा दी जा सकती है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त देखिए दहेज देने अथवा लेने के बारे में किया गया कोई भी समझौता अधिनियम के अनुसार वो अवैध होता है, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को दहेज निषेध अधिनियम 1961 के बारे में समझ में आ गया होगा कि इसके बारे में क्या क्या है, ठीक है। 6 महीने का कारावास और 5,000 रुपए का जुर्माना लगता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, दहेज एक सामाजिक बुराई है, स्पष्ट कीजिए, या फिर हिंदुओं में दहेज पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो देखिए दहेज एक सामाजिक बुराई है, बिल्कुल सही बात है, इसको आपको स्पष्ट करना है, या फिर इसी क्वेश्चन को आपसे पूछा है कि एक सामाजिक समस्या के रूप में दहेज की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो देखिए आप लोग आंसर डालेंगे और यहाँ पर यानी कि हेडिंग भी डाल सकते हैं कि सामाजिक समस्या के रूप में दहेज, ठीक है। आप लोग इसमें लिख सकते हैं कि वर्तमान भारतीय समाज में विवाह से संबंधित समस्याओं के संदर्भ में निसंदेह दहेज प्रथा सर्वोपरि गंभीर एवं चिंतनीय समस्या है, ठीक है। देखिए दहेज प्रथा के कारण माता पिता के लड़कियों का विवाह एक अभिशाप सा हो गया। हिंदू समाज में दहेज का तात्पर्य उस धन या संपत्ति से या फिर वस्तुओं से है जो विवाह के
जो विवाह के समय कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को प्रदान किया जाता है। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 के अनुसार देखिए, दहेज का अर्थ होता है कि कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान निधि है, ठीक है, जिसे विवाह करने वाले दोनों पक्षों में किसी एक पक्ष को, या फिर दूसरा है कि विवाह में भाग लेने वाले दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति ने किसी दूसरे पक्ष या उसके किसी व्यक्ति को, यानी कि विवाह के समय, ठीक है, विवाह के समय और विवाह के पहले अथवा विवाह के पश्चात की, विवाह के समय, विवाह के पहले अथवा विवाह के पश्चात की आवश्यक शर्त के रूप में दी हो अथवा देना स्वीकार किया हो, ठीक है। देखिए आगे है आपका, यानी कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया तो दहेज एक समस्या यानी कि सामाजिक बुराई है, ठीक है, इसको सिद्ध करना है तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि दहेज एक समस्या का रूप तब ले लेता है जब वर पक्ष कन्या पक्ष से धन और सामान की सौदेबाजी करके विवाह निश्चित करता है। दहेज तब अब यानी कि जो दहेज होता है तब वो विरोध को जन्म देता है जब असमर्थ और मांग, ठीक है, असमर्थ और मांग की तुलना में आर्थिक दृष्टि से अशक्त कन्या पक्ष को निश्चित धन और सामान देने के लिए विवश किया जाता है और उसे अपनी आत्मा के अंश के रूप में पाली गई योग्य और सुकुमार कन्या के भावी सुख और शांति की आशा में ऋण लेकर या घर संपदा भी वर पक्ष की मांग पूरी करनी पड़ती है, ठीक है। आगे है कि अथवा, यानी कि पूरी करनी पड़ती है, अथवा पढ़ी लिखी लड़की अपने माता पिता की चिंता और व्याकुलता से परेशान होकर चुपचाप आत्महत्या करके अपनी फूल सी जवानी को स्वयं काल के गाल में झोंक देती है, अथवा विवाह के बाद माता पिता की सामर्थ्य से अधिक दहेज लाकर भी बेचारी सुंदर और सुयोग्य वधु दिन रात सास ससुर के ताने और पतिदेव की झिड़कियां और मारपीट ही सहती है, ठीक है, बल्कि अनेक बार उनके द्वारा निसंतान पूर्वक जलाकर, यानी कि जला करके मार दी जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए समाज एक बुराई है, काफ़ी इसमें समस्याएँ आती हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा दहेज के बारे में। अगला है आपका कि हिंदू विवाह तथा तलाक अधिनियम 1955 में विवाह विच्छेद की क्या शर्तें बताई गई थी? तो देखिए, जो हिंदू विवाह या फिर तलाक अधिनियम 1955 में जो विवाह विच्छेद की शर्तें बताई गई थी, वो निम्न शर्तें इस प्रकार से प्रस्तुत किए गए हैं, ठीक है। पहला है कि यदि दूसरा पक्ष धर्म परिवर्तन के कारण हिंदू हिंदू न रह गया हो, तब भी आप उससे तलाक ले सकते हैं, ठीक है, यानी कि विवाह विच्छेद कर सकते हैं। दूसरा है, यदि दूसरा पक्ष पर व्यक्ति गमन का आदी हो गया हो, पर व्यक्ति यानी कि दूसरे व्यक्तियों के गमन का आदी हो गया हो, ठीक है, यानी कि दूसरे व्यक्ति से उसका अफेयर्स वगैरह हो सकता है, ठीक है, तो भी आप विवाह विच्छेद वहां पर तलाक ले सकते हैं। तीसरा शर्त है कि यदि दूसरा पक्ष प्रार्थना प्रस्तुत करने के लिए 3 वर्ष पूर्व से ना ठीक होने वाला विच्छिन्न चित्त हो, तब भी आप उससे तलाक ले सकते हैं, ठीक है। और चौथा है कि यदि दूसरा पक्ष प्रार्थना प्रस्तुत करने के 3 वर्ष पूर्व से विषाक्त कोढ़ से पीड़ित हो, ठीक है, यानी कि वो बीमारी से हो और बीमार हो, तब भी आप उससे अलग हो सकते हैं। और छठवां है कि यदि दूसरा पक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के 3 वर्ष पूर्व, यानी कि जो प्रार्थना पत्र आपका प्रस्तुत हुआ है, ठीक है, उसके 3 वर्ष पूर्व से यौन रोग से ग्रसित हो, तब भी आप उससे विवाह विच्छेद कर सकते हैं, यानी कि तलाक ले सकते हैं। अगला है कि यदि दूसरा पक्ष 7 वर्षों से जीवित न सुना गया हो, ठीक है? यानी कि 7 वर्षों से जीवित न सुना गया हो, तब भी आप वहाँ पर तलाक ले सकते हैं, विवाह विच्छेद कर सकते हैं। और 7वां है आपका कि यदि दूसरे पक्ष ने संन्यास ग्रहण कर लिया, तब भी आप उससे अलग हो सकते हैं, ठीक है? और 8वां है कि यदि दूसरे पक्ष ने न्यायिक पृथक्करण, ठीक है? न्यायिक पृथक्करण के लिए अनुमति प्राप्त होने के बाद 2 वर्ष अथवा इससे अधिक समय से सहवास न प्रारंभ किया हो। और 9वां है कि यदि दूसरे पक्ष ने वैवाहिक अधिकारों को पुनः प्राप्त कर लिए 2 वर्ष के अंदर ही अंदर आदेश का पालन न किया हो। और 10वां कि यदि दूसरा पक्ष निर्दयता का व्यवहार करता हो, तब भी आप, यानी कि ये जो 10 पॉइंट थे, इसमें से कोई भी 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, ठीक है, आपके लाइफ में, तो आप वहाँ पर तलाक ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि तलाक के प्रमुख कारण बताइए, ठीक है। तो देखिए, जो तलाक के प्रमुख कारण है फ्रेंड्स, वो आपके निम्न है, ठीक है। सबसे पहला तो आपका होता है तलाक का प्रमुख कारण जो है कि पति द्वारा पत्नी और संतानों का भरण पोषण न किया जाना, ठीक है, यानी कि पति द्वारा यदि पत्नी और संतानों का भरण पोषण नहीं किया जा रहा है, तब भी आप तलाक देने का एक प्रमुख कारण है, ठीक है। दूसरा है पत्नी का बाज होना, यानी कि पत्नी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तब भी उनको तलाक दिया जा सकता है, यानी कि दिया जाता ही है, ठीक है। तीसरा है कि पति का नपुंसक या फिर पुंसत्वहीन होना, यानी कि पति जो है वो नपुंसक होता है, तब भी आप
तब भी ये तलाक का प्रमुख कारण बनता है, ठीक है, तलाक लेने का। अगला है कि पति-पत्नी की आयु में अधिक अंतर होता है, तब भी उनका तालमेल नहीं बैठता है, ठीक है, वो एक-दूसरे से सामंजस्य नहीं कर पाते हैं, तो एक-दूसरे से अलग हो जाते हैं, तलाक ले लेते हैं। और अगला है कि पति के अपराधी होने अथवा उसे कानूनी सज़ा होने पर भी आप उसको तलाक दे सकते हैं। यानी कि ये सब आपके जो हैं वो प्रमुख कारण हैं तलाक के, ठीक है, ये पाँचों। अगला क्वेश्चन है आपका, दहेज का अर्थ बताइए या फिर दहेज का अर्थ बताइए तथा उसके स्वरूप की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो देखिए जो दहेज का अर्थ होगा वहां पर देखिए सरल शब्दों में कहें तो जो दहेज होता है फ्रेंड्स, ये उस राशि या फिर वस्तुओं या संपत्ति से संबंधित होती है जिसे विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष वर को प्रदान करता है। इसे निम्नलिखित रूपों में परिभाषित किया गया है, ठीक है, यानी कि जो दहेज शब्द है इसको निम्नलिखित रूपों में परिभाषित किया गया है। सबसे पहला देखिए, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार दहेज को परिभाषित किया गया है कि दहेज वह संपत्ति है जो किसी एक स्त्री अपने साथ लाती है, ठीक है, अथवा जो उसे विवाह के समय दी जाती है, यही आपका दहेज होता है, ठीक है। ये आपका इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार था। सेकंड है आपका वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार दहेज की परिभाषा दी गई है कि दहेज वह धन, वस्तुएं अथवा संपत्ति है जो एक स्त्री विवाह में पति के लिए लाती है, ठीक है। और तीसरा है चार्ल्स विनिक के अनुसार, ठीक है। चार्ल्स विनी के अनुसार दहेज की परिभाषा की गई है कि दहेज वे बहुमूल्य वस्तुएं हैं जो कि एक विवाह के किसी भी पक्ष के संबंधी विवाह में देते हैं, ठीक है। और आपका चौथा है यहाँ पर देखिए, मैक्स रेडिन के अनुसार देखिए दहेज की परिभाषा दी गई है कि साधारणतया दहेज यह संपत्ति है जो कि एक पुरुष विवाह करने पर, ठीक है, एक पुरुष विवाह करने पर अपनी पत्नी या उसके परिवार से पाता है। ये आपका मैक्स रेडिन के अनुसार है। आगे है आपका दहेज प्रथा का वर्तमान स्वरूप, ठीक है, यानी कि दहेज प्रथा का जो वर्तमान स्वरूप है वो क्या है। तो इसमें देखिए वर्तमान स्वरूप क्या है कि जो आधुनिक भारतीय समाज है इसमें दहेज एक अभिशाप के रूप में भारतीय समाज में विद्यमान है, ठीक है। यह माता पिता के लिए भी एक गंभीर समस्या बन गई है जो नैतिक अनैतिक तरीके से धन कमाकर दहेज के लिए पैसा जुटाते हैं, ठीक है। और बिना दहेज के आज विवाह की बात नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। देखिए आज के डेट में अगर विवाह करना है सबसे पहले दहेज 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख रख लीजिए, 25-30 लाख, जिस टाइप के आप लड़के से शादी कर रहे हो उस टाइप से आपको उतना पैसा देना है, ठीक है? नहीं तो विवाह नहीं होती है। और देखिए दहेज निरोधक अधिनियम जो है वो भी इसे नियंत्रित करने में असफल, यानी कि सफल नहीं हुआ है, ठीक है? यानी कि जो दहेज नियंत्रित करने के अधिनियम बनाए गए हैं, ठीक है? 1961, वो भी सफल नहीं हुए हैं, कुछ भी नहीं माना जा रहा है, दहेज लोग खींच कर के ले रहे हैं और देने वाले दे भी रहे हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से आप लोग दहेज का अर्थ और इसके स्वरूप के बारे में समझ लिए। अगला क्वेश्चन है कि दहेज प्रथा के कारणों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। दहेज प्रथा के कारणों का उल्लेख कीजिए, तो यहाँ पर आप लोग आंसर लिखेंगे और उसमें लिखेंगे कि दहेज प्रथा की उत्पत्ति अथवा प्रचलन जो है वो अनेक कारणों से हुआ है जिनमें से प्रमुख इस प्रकार से हैं। तो चलिए देखते हैं दहेज प्रथा के कारण कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका दहेज प्रथा का कारण कि स्त्रियों का निम्न स्थान। स्त्रियों का निम्न स्थान। देखिए संयुक्त परिवार में जो स्त्रियां हैं उसका जो स्थान है वो निम्न रहा है, ठीक है। और परिवारों में नवविवाहित वधु का उत्पीड़न न हो इसलिए माता पिता ने बढ़ चढ़कर कन्या को दहेज देना शुरू कर दिया। इससे स्त्रियों की स्थिति में सुधार तो नहीं नहीं पर दहेज प्रथा का प्रचलन जरूर हो गया। देखिए संयुक्त परिवार में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं या फिर कोई विकलांग वगैरह होता है, अपंग होता है या फिर किसी के बच्चे को कुछ आता-जाता नहीं है, ठीक है? वो कुछ कुरूप होते हैं, तो वो ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा करके धन दे देते हैं जिससे कि उनकी जो लड़की हैं भाई उनको दिक्कत ना हो, ठीक है? उनकी बेटी को दिक्कत ना हो, लेकिन इससे क्या हुआ है? सब कुछ तो वहीं का वहीं है, लेकिन दहेज प्रथा का प्रचलन जो है वो सबसे ज़्यादा हो गया है बढ़-चढ़ कर के, ठीक है? दूसरा है विवाह की अनिवार्यता। देखिए इसमें क्या होता है कि जो विवाह है जो हिंदू हैं, ठीक है, इनमें विवाह जो है वो अनिवार्य यानी कि अनिवार्य रहा है, ठीक है। तथा जो माता पिता द्वारा कन्यादान करना सबसे बड़ा दान माना जाता है, ठीक है। वो कन्यादान जैसा धार्मिक विचारों ने ही बाल विवाह प्रथा तथा दहेज प्रथा को विकसित किया है, ठीक है। यानी कि देखिए विवाह में जो आपका हिंदू धर्म है उसमें विवाह सबसे ज्यादा अनिवार्य होता है, ठीक है। और माता पिता कन्यादान के द्वारा यानी कि जो कन्यादान करते हैं, ठीक है, उसमें सबसे बड़ा उसका दान माना जाता है कन्यादान, ठीक है। और कन्यादान जैसे धार्मिक विचारों ने ही बाल विवाह प्रथा तथा दहेज प्रथा को विकसित किया है, ठीक है। अगला आपका हेडिंग है धन के महत्व में वृद्धि।
देखिए धन के महत्व में वृद्धि किस प्रकार से हुई है, ठीक है? इसमें देखिए जैसे-जैसे धन के महत्व में वृद्धि होती जा रही है, दहेज प्रथा भी, ठीक है? ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर जहाँ गलत है वो आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है? दहेज प्रथा भी बढ़ती जा रही है, माँ-बाप लड़की के विवाह के समय अधिक दहेज देना अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा समझते हैं, ठीक है? इससे भी दहेज को दृढ़ता मिलती है, यानी कि जो माता-पिता हैं आज के डेट में वो सोचते हैं हम इतना दहेज दिए हैं, आपने इतना दहेज देकर के लड़की का शादी किए हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से एक धन का महत्व भी हो गया है आज के समय में दहेज देने में, वो अपने आप को एक समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए वो इतना ज़्यादा धन भी देते हैं, ठीक है? अगला है कि महँगी शिक्षा प्रणाली। देखिए जो आज उच्च शिक्षा है, ठीक है, वो काफ़ी महँगी हो गई है। मेडिकल कॉलेजों में डोनेशन मनी द्वारा दाखिला हो जाता है, यही इंजीनियरिंग कॉलेज में हो रहा है, ठीक है। लड़के माता-पिता ज यानी कि जो लड़के के माता-पिता हैं, वो लड़की वालों से इस बात पर हुआ खर्च वसूल करना चाहते हैं, जिससे दहेज को प्रोत्साहन मिला और इसलिए उच्च शिक्षा प्राप्त अधिकारों की विवाह के समय में यानी कि जो उच्च शिक्षा प्राप्त के जो अधिकारी हैं, ठीक है, यानी कि जो अधिकार हैं, ठीक है, उनके विवाह के समय उनकी कीमत लगाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए जो आपका दहेज प्रथा है इसके 1 मिनट जो दहेज प्रथा है, ठीक है? इसकी उत्पत्ति के जो कारण है वो प्रमुख हैं, ठीक है? सबसे पहला इसमें हमने स्त्रियों का निम्न स्थान बताया है, ठीक है? विवाह की अनिवार्यता, धन के महत्व में वृद्धि और लास्ट है आपका महँगी शिक्षा प्रणाली, ठीक है? आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहे होंगे। अगला है कि दहेज प्रथा की हानियाँ बताइए, ठीक है? यानी कि दहेज प्रथा से क्या-क्या हानियाँ होता है उसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे दहेज प्रथा का दुष्परिणाम निम्नलिखित है। सबसे पहले स्त्रियों का उत्पीड़न, ठीक है? यानी कि दहेज प्रथा के जो दुष्परिणाम है, ठीक है? इससे स्त्रियों का उत्पीड़न यानी कि जो लड़कियाँ दहेज नहीं ला पाती उनको ससुराल में तरह-तरह की बातें सुननी पड़ती है, ठीक है? इससे कई बार वे ससुराल में तथा स्वयं अपने पति से सामंजस्य नहीं रख पाती तथा उनका जीवन बड़ा ही कष्टदायी बन जाता है। कई बार तो उनका उत्पीड़न भी किया जाता है, ठीक है? बिल्कुल सही बात है। देखिए यदि बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है जिनको कम दहेज मिला रहता है, ठीक है? जिन लड़कियों को मान यानी कि जिन लड़कियों के माता-पिता दहेज नहीं दिए रहते हैं, ठीक है? तो उनके सास-ससुर द्वारा ताना मिलता है, ठीक है? और वो अपने पति के साथ भी सामंजस्य नहीं बना के रख पाते, जिससे उनको बड़ा ही कष्टदायी जीवन बिताना पड़ता है और उनका उत्पीड़न भी किया जाता है, ठीक है? दूसरा है ऋणग्रस्तता। देखिए, इसमें क्या होता है कि दहेज प्रथा ऋणग्रस्तता का एक प्रमुख कारण है, ठीक है? माँ-बाप लड़की का विवाह करने में यानी कि अपने सामर्थ्य से अधिक ऋण लेते हैं, ठीक है? तथा बाद में सारी उम्र उसे तथा उसके ब्याज को चुकाते रहते हैं। इससे उन्हें केवल आर्थिक कठिनाइयों का ही सामना नहीं करना पड़ता, अपितु मानसिक तनाव भी विकसित हो जाते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से ऋणग्रस्तता होती है यानी कि वो कर्ज़दार बने रहते हैं, ऋणी बने रहते हैं। ऐसे काफ़ी लोगों के साथ होता है, ठीक है? माता-पिता के पास नहीं रहता है बट वो चाहते हैं कि हमारी बेटी अच्छे घर में जाए, अच्छा उसका विवाह हो जाए ताकि वो सुखी से रहे, ठीक है? तो इस प्रकार से वो धन ले लेते हैं कर्ज़ के रूप में और वो जीवन भर वो उस कर्ज़ को चुकाते रहते हैं, ठीक है? तीसरा इसमें है अनैतिकता, ठीक है? अनैतिकता में क्या होता है कि जो दहेज प्रथा है वो अनैतिकता को बढ़ावा देती है, ठीक है? माता-पिता देखिए इस कुप्रथा के कारण किसी भी तरीके से पैसा जुटाकर दहेज का प्रबंध करते हैं और अधिक धन की प्राप्ति यानी कि प्राप्ति तो नैतिक अनैतिक धंधों तथा गैर कानूनी कार्यों से ही प्राप्त हो सकती है, ठीक है? अतः दहेज ऐसे कार्यों को प्रोत्साहन देती है। यानी कि देखिए माता-पिता क्या होते हैं कि चाहे वो नैतिक तरीके से धन कमाएँ या फिर अनैतिक तरीके से उनको दहेज के लिए धन कमाना रहता है, ठीक है? और ऐसे ही कार्य आपके दहेज को प्रोत्साहन दे रहे हैं, ठीक है? और चौथा है आत्महत्याएँ। आत्महत्याएँ में क्या होता है कि जो दहेज प्रथा है फ्रेंड्स वो आत्महत्या का भी कारण है, ठीक है? आत्महत्या का कारण क्या है? दहेज प्रथा जो है वो आत्महत्या का एक कारण बन गया, ठीक है? देखिए एक तो अगर माता-पिता दहेज नहीं जुटा पाते तो वो कई बार मानसिक तनाव के अंतर्गत आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है? जब लड़की को पता चलता है कि उसके माँ-बाप दहेज न जुटा पाने के कारण उसका विवाह नहीं कर पा रहे हैं, तो कई बार वह आत्महत्या कर लेती है। इस बार उत्पीड़न से बचने के लिए भी ससुराल में लड़की आत्महत्या कर लेती है, ठीक है? तो आत्महत्याएँ भी एक दहेज प्रथा का कारण है, ठीक है? तो देखिए ये सब दहेज प्रथा के निम्नलिखित कारण थे फ्रेंड्स, ठीक है? अगला क्वेश्चन है आपका कि मुसलमानों में विवाह विच्छेद के प्रावधानों की समीक्षा कीजिए। यानी कि जो मुसलमानों में विवाह विच्छेद के प्रावधान है, ठीक है? उसकी समीक्षा करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। या फिर देखिए मुस्लिम विवाह में तलाक के आधारों की विवेचना करना है, ठीक है? यानी कि जो मुस्लिम विवाह है, ठीक है? इसमें तलाक के जो आधार है उसकी विवेचना करना है। या फिर इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है कि तलाक समाज में बढ़ रहे हैं, ठीक है? यानी कि जो तलाक है वो समाज में आपके बढ़ रहे हैं, ठीक है? और कारण सहित अपने विचार व्यक्त कीजिए। ओके? तो यहाँ पर देखिए आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? इसके आंसर को हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर
1 मिनट। ठीक है। देखिए यहाँ पर जो मुस्लिम विवाह है, ठीक है? उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि यानी कि जो मुस्लिम विवाह होता है वो एक समझौता होता है, ठीक है? देखिए धार्मिक संस्कार ये नहीं होता है, बल्कि उनका विवाह क्या होता है मुस्लिमों में, वो एक समझौता होता है। इस प्रकार इस विवाह को मुस्लिम समाज में तोड़ने की व्यवस्था भी है, ठीक है? जिसे तलाक कहा जाता है। देखिए मुस्लिम विवाह की कुछ निश्चित शर्तें होती हैं, यदि यह शर्तें पूरी नहीं होती हैं, ठीक है? तो वहाँ पर विवाह विच्छेद किया जा सकता है। आगे है कि मुस्लिम में विवाह विच्छेद, मुसलमानों में विवाह विच्छेद अथवा यानी कि तलाक अत्यधिक सरल है, परंतु यह विशेषाधिकार परंपरागत तरीके से पुरुषों को ही प्राप्त है और महिलाओं को इस प्रकार की छूट नहीं दी गई है, ठीक है? देखिए वर्तमान परिस्थिति में विवाह विच्छेद या तलाक 2 ढंग से हो सकता है, ठीक है? पहला तो आपका है, ठीक है? पहला है क्या? बिना न्यायालय के विवाह विच्छेद या तलाक, ठीक है? यानी कि बिना न्यायालय के विवाह विच्छेद और तलाक में कैसे होता है कि जो मुस्लिम तलाक है वो कानून के अनुसार जब चाहे तब पत्नी को तलाक दे सकता है, ठीक है? तलाक लिखित या मौखिक 2 प्रकार का होता है। लिखित तलाक तलाकनामा कहलाता है और मौखिक तलाक देने के भी कई तरीके या फिर प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला जो तलाक होता है देखिए वो तलाक़े हसन होता है, ठीक है? तलाक़े हसन इसमें क्या होता है कि इसमें पति एक बार तलाक शब्द कहने के बाद एक निश्चित काल अर्थात 3 तहरों यानी कि 3 मासिक धर्मों के मध्य समय तक यौन संबंध नहीं करता। इस समय के पश्चात तलाक मान लिया जाता है, ठीक है? और तलाक इसमें पति की 3 तहरों के मध्य के समय 3 बार तलाक शब्द उच्चारण करता है और तीसरे तहर तक जो यौन संबंध है वो नहीं करता है, इसके बाद उनका तलाक हो जाता है, ठीक है? और तलाक उल बिद्द, ठीक है? तलाक उल बिद्दत इसमें जो पति होता है वो एक ही तहर में 3 बार तलाक शब्द कहता है और तलाक प्राप्त कर लेता है, ठीक है? तो आई होप आप सब लोगों को तलाक़े हसन के बारे में समझ में आया होगा, ठीक है? दूसरा इसमें प्रकार होता है जीहर, ठीक है? जीहर में देखिए क्या होता है कि इसमें जो पति होता है वो अपनी पत्नी की, ठीक है? ऐसी स्त्री से तुलना करता है जिससे विवाह निषिद्ध है, ठीक है? तो देखिए जो पत्नी है वो अपने पति को प्रायश्चित करने को कहती है, यदि पति प्रायश्चित नहीं करता है तो यानी कि अदालत तलाक करा सकती है, ठीक है? और तीसरा आपका होता है इस मुस्लिम परिवारों में तलाक का प्रकार यानी कि मौखिक इला। इसमें क्या होता है कि जो पति है वो अल्लाह की कसम खाकर 4 महीने अथवा अधिक समय तक पत्नी से यौन संबंध न करने की प्रतिज्ञा करता है और इस प्रतिज्ञा का पालन करने पर तलाक हो जाता है, ठीक है? और चौथा है आपका खुला, इसमें क्या होता है कि जब पति-पत्नी दोनों सही दिमाग के हों और बालिग हो तो पत्नी की इच्छा पर एक-दूसरे की रज़ामंदी से तलाक हो जाता है। ठीक है? और 5वां होता है मुवारत, ठीक है? मुबारत होता है, ठीक है? ये मुबारत रहेगा। मुबारत में क्या होता है कि यह पति-पत्नी की पारंपरिक इच्छा व सहमति से होता है, परंतु इसमें खुले तलाक की भाँति एक पति द्वारा पत्नी को कुछ रुपया नहीं देना पड़ता है, ठीक है? और आपका 6वां है तलाक-ए-तहब्बिज, ठीक है? तलाक-ए-तहब्बिज इसमें क्या होता है कि इसमें पत्नी तलाक की घोषणा पति द्वारा दिए गए अधिकार से करती है, यानी कि जो भी पत्नी की तलाक की जो घोषणा होती है वो पति द्वारा दिए गए अधिकार से करती है, ठीक है? यह अधिकार विवाह के समय पति अपनी पत्नी को प्रदान कर सकता है, ठीक है? इसलिए यह अधिकार तहब्बिज अर्थात पत्नी को सौंपा गया अधिकार होता है। दूसरा आपका है न्यायालय द्वारा तलाक, ठीक है? न्यायालय द्वारा तलाक में क्या होता है कि विच्छेद या फिर तलाक पुरुष को तलाक देने का पूरा अधिकार है, परंतु स्त्री को तलाक प्राप्त करने के लिए केवल प्रार्थना करने का अधिकार है, ठीक है? और मुस्लिम स्त्रियों की इस निर्योग्यता को के लिए सन 1935 में मुस्लिम विवाह विच्छेद पारित किया गया और स्त्री को भी तलाक संबंधी कुछ अधिकार प्रारंभ यानी कि प्रदान किए गए, ठीक है? और देखिए इस कानून के अंतर्गत मुस्लिम स्त्री न्यायालय की सहायता से विशिष्ट परिस्थितियों में तलाक प्राप्त कर सकती हैं, ठीक है? तो आई होप आप सभी लोगों को फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का समझ में आया होगा कि यानी कि जो मुस्लिम विवाह विच्छेद होता है, ठीक है? वो किस प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है, ठीक है? तो आप लोग रिपीट करके 4 से 5 बार वीडियो को देखिएगा, समझ में बखूबी आने की आप लोगों को अच्छे से आ जाएगा, ओके? अगला क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के लिए किसने प्रयास किया था, ठीक है? तो देखिए, जो आपका 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था, उसके लिए किसने प्रयास किया था? या फिर इसी क्वेश्चन को आपसे पूछ सकता है कि पुनर्विवाह पर अपने विचार लिखिए, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पर उत्तर डालिए और लिखिए हेडिंग कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ओके? अ, चलिए थोड़े से कान में दर्द अचानक होने लगा है। चलिए कोई बात नहीं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक हो जाएगा।
इसमें आप लिख सकते हैं कि सन 1856 से पूर्व विधवाओं को न तो पुनर्विवाह की स्वीकृति थी और न उन्हें अपने मृत पति की संपत्ति में कोई अधिकार ही था, ठीक है। बाल विवाह एवं बेमेल विवाह के कारण समाज में विधवाओं की संख्या बढ़ गई थी, ठीक है, तथा उनकी दशा बड़ी दयनीय थी। कई विधवाएं तो धर्म परिवर्तन कर मुसलमान या ईसाई बन गई थी, ठीक है। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ईश्वर चंद्र विद्यासागर तथा राजा राम मोहन राय ने सरकार का इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया। उनके प्रयासों से 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना। इस अधिनियम द्वारा हिंदू विधवाओं की पुनर्विवाह की कानूनी बाधाओं को समाप्त कर दिया। इस अधिनियम की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। देखिए, जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 है, इसकी मुख्य बातें क्या है कि यदि दूसरे विवाह के समय किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो चुकी है तो वह विवाह वैध माना जाएगा, ठीक है। और दूसरा है कि इस प्रकार के विवाह से उत्पन्न संतानें भी वैध मानी जाएंगी। यदि उसकी यानी कि जो पत्नी है उसका पति की मृत्यु हो चुका है तो वो दूसरी विवाह कर ली है, ठीक है, विधवा होने के बाद, और उसके पति की मृत्यु हो गई तो वो विवाह उसका वैध माना जाएगा और उसकी संतान होगी तो उसको भी वैध संतान माना जाएगा, ठीक है। तीसरा है कि यदि पुनर्विवाह के समय यानी कि जो पुनर्विवाह है उसके उस समय, ठीक है, जो बालिका है वो नाबालिग है और पहले पति से उसका संबंध नहीं हुआ है, तो पुनर्विवाह के लिए चाचा, बड़े भाई, ठीक है, ये चाचा है, चाचा, बड़े भाई या नज़दीक के किसी रक्त संबंधी की स्वीकृति लेना आवश्यक होती है। और चौथा कि यदि विधवा बालिग है और विधवा होने से पूर्व पति से यौन संबंध स्थापित कर चुकी हो, तो वह किसी संबंधी को यानी कि किसी भी संबंधी की स्वीकृति के बिना भी पुनर्विवाह कर सकती है, ठीक है। और पांचवा आपका इसमें कहा गया है कि पुनर्विवाह करने वाली स्त्री को अपने मृत पति की संपत्ति में अधिकार नहीं होगा। यदि वो विवाह कर लेती है तो उसके मृत पति की जो संपत्ति है उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगला है कि यदि मृत पति ने उसके लिए कोई वसीयतनामा लिखा हो या परिवार के सदस्यों से कोई समझौता हो गया हो तो पुनर्विवाह कर लेने पर भी उसे अपने पूर्व पति की संपत्ति पर अधिकार होगा। यानी कि वसीयतनामा लिखने के बाद ही उसको कुछ संपत्ति मिल सकता है, अन्यथा विवाह के बाद उसको यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा पहले पति की ऐसे, ठीक है। अगला है आपका कि पुनर्विवाह के बाद स्त्री को नए परिवार में वे सारे अधिकार मिलेंगे जो पहली बार विवाह करने पर उसे प्राप्त होते हैं, ठीक है। यानी कि पुनर्विवाह होता है तब भी उसको सारे अधिकार मिलेंगे जो आपको उसको यानी कि पहली विवाह के टाइम मिला था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों की स्थिति सुधारने हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयास बताइए। यानी कि स्त्रियों की स्थिति को सुधारने हेतु जो सरकार के द्वारा प्रयास किया गया है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो इसमें देखिए, जो स्वतंत्रोपरांत यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात सरकार द्वारा महिलाओं की स्थिति को सुधारने, उनकी समस्याओं का समाधान करने और उन्हें शिक्षित, प्रशिक्षित और समाजोपयोगी बनाने आदि की दृष्टि से महिला कल्याण से संबंधित अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं, ठीक है। जैसे कि पहला है इसमें कि भारत की कुल आबादी का लगभग 50% भाग महिलाओं से संबंधित है। स्पष्ट है कि इतने बड़े भाग की अपेक्षा करना संभव नहीं है, ठीक है। देखिए, सन 1971 में देश की महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करने तथा उसमें सुधार करने की दृष्टि से एक समिति गठित की गई जिसे 1975 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए सुझावों के आधार पर सरकार ने अनेक महिला कार्यक्रम संचालित किए थे, ठीक है। यानी कि 1975 में अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और उसी समिति के द्वारा प्रस्तुत किए गए जो सुझाव थे उसी के आधार पर सरकार ने अनेक महिला कल्याण कार्यक्रम संचालित किए थे, ठीक है। दूसरा है कि महिलाओं को पुरुषों के ही समान वेतन देने की व्यवस्था के लिए सरकार द्वारा 1979 ईस्वी में समान वेतन अधिनियम पास किया गया ताकि स्त्रियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में पर्याप्त सुधार हो सके, ठीक है। यानी कि समान वेतन, पुरुषों के समान ही स्त्रियों को भी वेतन दिया जाए, ये आपका अधिनियम जो है वो 1979 में पास किया गया था। अगला है कि स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए सरकार द्वारा 1961 और 1976 में मातृत्व हित लाभ अधिनियमों को पारित किया गया था, ठीक है। चलिए अगला है आपका कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा स्त्रियों को भी विवाह विच्छेद करने का अधिकार प्रदान मिल गया। यानी कि 1955 के द्वारा स्त्री भी यदि उनको कोई भी समस्या है तो अपने पति से तलाक ले सकती हैं, ठीक है, यानी कि विवाह विच्छेद कर सकती हैं। और पांचवा है कि संगठित कार्यशील महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश अब 12 सप्ताह के स्थान पर 26 सप्ताह
9 मार्च 1917 से कर दिया गया है, ठीक है? यानी कि पहले महिलाओं के लिए जो मातृत्व अवकाश यानी कि माता बनने के लिए जो भी उनके अवकाश मिलते थे, ठीक है? यानी कि जब उनकी डिलीवरी वगैरह होती थी तो पहले 12 सप्ताह मिलते थे, ठीक है? लेकिन अब उनको 26 सप्ताह मिलने लगे हैं, ठीक है? ये आपका 9 मार्च 1917 से कर दिया गया है, 26 सप्ताह। चलिए, तो देखिए आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि जो स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास हैं, ठीक है? उसके बारे में ये क्वेश्चन आप लोगों का था। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अच्छा 62 क्वेश्चन नंबर 2 बार हो गया है, चलिए कोई बात नहीं है। देखिए आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है कि हिंदू समाज में स्त्रियों की निम्न स्थिति के कारण बताइए, यानी कि हिंदू समाज में जो स्त्रियों की निम्न स्थिति है उसके कारण बताइए, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग आंसर डालिएगा और उसमें लिखिएगा कि वैदिक तथा उत्तर वैदिक काल के पश्चात स्त्रियों की स्थिति की निम्न होती गई। इसके लिए अनेक सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक ऐतिहासिक कारण उत्तरदायी हैं, वे निम्नलिखित है, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि हिंदू समाज में स्त्रियों की स्थिति को निम्न यानी कि जो निम्न कारण है, ठीक है? उसमें से सबसे पहला कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण है आपका ब्राह्मणवाद, ठीक है? इसमें क्या होता है कि जो उपनिषद काल में ब्राह्मणों ने जो सामाजिक व धार्मिक नियम बनाए उसमें स्त्रियों की स्थिति का पुरुषों से निम्न माना गया, ठीक है? और हिंदू धर्म व स्त्री की रक्षा के लिए ब्राह्मणों ने यानी कि विषाद संबंधी नियमों को अधिक कठोर बनाया, ठीक है? तथा बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा पर बल दिया। दूसरी ओर स्त्री शिक्षा, अ विधवा पुनर्विवाह, ठीक है? विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगा दी और इन सभी स्थितियों से स्त्रियों की स्थिति जो है यानी कि स्त्रियों की जो दशा है वो निम्न होती गई, ठीक है? यानी कि ब्राह्मणवाद के समय उपनिषद काल से ही स्त्रियों की जो स्थिति है उसको निम्न बनाया गया था, ठीक है? दूसरा है स्त्री शिक्षा पर रोक व उपेक्षा। देखिए इसमें क्या होता है कि जो अनेक आपके आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक कारण हैं, ठीक है? उनसे स्त्री शिक्षा के अधिकार यानी कि उनको स्त्री शिक्षा से वंचित रख दिया जाता है, ठीक है? और शिक्षा के अभाव में स्त्रियों की जागरूकता में कमी आ गई, ठीक है? यानी कि देखिए जब शिक्षा नहीं रहेगा, तो जो भी जागरूकता है, ठीक है? तो वो उसमें आपको अभाव मिलेगा, ठीक है? और इसी में है कि अशिक्षा के कारण स्त्रियों में अंधविश्वासों, कुसंस्कारों, रूढ़ियों आदि कुरीतियों ने घर कर लिया। अब उनका कार्य यानी कि उनका कार्य जो हो गया है, वो केवल उनके बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों की सेवा मात्र रह गया है, ठीक है? तीसरा है कि पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता। देखिए ये हमने बताया है आप लोगों को कुछ क्वेश्चन में, यानी कि जो ऊपर हमने क्वेश्चन अभी कराया था, ठीक है? आगे क्या है पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता। इसमें क्या होता है कि देखिए स्मृति काल से स्त्रियों की संपत्ति संबंधी जो भी अधिकार है वो समाप्त हो जाने के कारण वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्णतया पुरुषों पर निर्भर हो गई, ठीक है? अशिक्षा तथा आर्थिक निर्भरता के कारण वे शोषण की स्थिति में भी परिवार की सदस्यता नहीं छोड़ सकती थी, ठीक है? इससे भी परिवार में स्त्रियों की जो स्थिति है वो निम्न होती गई। ओके, अगला है आपका इसमें बाल विवाह, ठीक है? बाल विवाह में क्या होता है कि देखिए छोटी आयु में ही विवाह व संतानोत्पत्ति तथा अशिक्षा के कारण वे परिवार में केवल पुरुष की दासी बनकर रह गईं, क्योंकि शिक्षा के अभाव में उन्हें अपने व्यक्तित्व के विकास का अवसर नहीं मिला और आर्थिक निर्भरता के कारण, ठीक है? आर्थिक पर निर्भरता के कारण वे अपने असमर्थ व संयुक्त परिवार पर आश्रित पाती थीं, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदू समाज में जो स्त्रियों की निम्न स्थिति के कारण है, ठीक है? सबसे पहला तो इसमें आपका ब्राह्मणवाद हो गया, दूसरा आपका हो जाएगा स्त्री शिक्षा पर रोक व उसकी उपेक्षा करना, तीसरा है पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता और चौथा क्या था बाल विवाह, ठीक है? अगला क्वेश्चन है आपका पारिवारिक तनाव का अर्थ बताइए। देखिए पारिवारिक तनाव क्या होता है इसका अर्थ आपको बताना है, ठीक है? इसमें देखिए आप लोग आंसर लिख करके हेडिंग डाल सकते हैं पारिवारिक तनाव का अर्थ और उसके बाद लिख सकते हैं कि परिवार में जब आपसी संबंधों में असामंजस्य उत्पन्न हो जाता है तो निश्चित रूप से परिवार में कुछ तनाव उत्पन्न हो जाते हैं और उन तनावों का परिणाम निकलता है, ठीक है? और पारिवारिक विघटन, ठीक है? निकलता है पारिवारिक विघटन, यानी कि देखिए जब परिवार में आपसी संबंधों में असामंजस्य उत्पन्न होता है, ठीक है? यानी कि एक दूसरे से तालमेल नहीं बैठता, उनके संबंध अच्छे नहीं होते हैं, तो निश्चित रूप से देखिए जो परिवार है उसमें कुछ तनाव उत्पन्न होंगे, ठीक है? और उन जो तनाव का परिणाम निकलता है वो क्या होता है पारिवारिक विघटन, यानी कि वो परिवार से अलग हो जाते हैं। और देखिए जो पारिवारिक विघटन होता है वो परिवार के असामंजस्यपूर्ण संबंधों के आखिरी चरण है। साधारणतया प्रत्येक परिवार में कुछ न कुछ
कुछ न कुछ असामंजस्य या तनाव अवश्य ही पाया जाता है। ठीक है। आगे है कि साधारणतया पारिवारिक तनाव का अर्थ उन सामंजस्यपूर्ण संबंधों से होता है जिनके फलस्वरूप परिवार में सामंजस्य स्थापित नहीं रह पाता तथा उसके सदस्यों में मनमुटाव एवं कटुता उत्पन्न हो जाती है। किसी भी प्रकार के पारिवारिक संघर्ष को पारिवारिक तनाव कहते हैं। ठीक है। यानी कि पारिवारिक संघर्ष को ही पारिवारिक तनाव कहते हैं। किसी भी प्रकार के, चाहे वो किसी भी प्रकार का पारिवारिक संघर्ष हो, वो आपका पारिवारिक तनाव के ही अंतर्गत आएगा। देखिए, इलियट और मैरिल ने पारिवारिक तनाव की इलियट और मैरिल ने पारिवारिक तनाव की परिभाषा लिखते हुए कहा है कि जो पारिवारिक तनाव है, ठीक है, यानी कि पारिवारिक तनाव से हमारा अभिप्राय किसी भी उस संघर्ष की स्थिति से होता है जो कि उनके सदस्यों के बीच विपरीत धारणाएं उत्पन्न करती है। यानी कि देखिए, जो इलियट और मैरिल ने कहा है पारिवारिक तनाव के बारे में कि पारिवारिक तनाव से हमारा अभिप्राय किसी भी उस संघर्ष की स्थिति से होता है जो कि उनके सदस्यों के विपरीत धारणाएं उत्पन्न करती हैं। ये आपके पारिवारिक तनाव के अंतर्गत इलियट और मैरिल के अनुसार कहा गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका मुस्लिम विवाह विच्छेद यानी कि अधिनियम मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 का विवेचन कीजिए। ठीक है। अब इसमें देखिए, आपको मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 का विवेचन करने के लिए आंसर लिखना होगा। आपको हेडिंग सबसे पहले डालिएगा मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939। ठीक है। इसके बाद आप उसमें लिखना स्टार्ट करिएगा कि यह कानून सुधारवादी मुसलमानों एवं कुछ शिक्षित मुस्लिम स्त्रियों के सफल प्रयास का परिणाम है और इसका मुख्य उद्देश्य स्त्रियों को विवाह विच्छेद का अधिकार प्रदान करना है। ठीक है। इस कानून के अनुसार वे स्त्री जिसका विवाह मुस्लिम कानून के अनुसार हुआ है निम्नलिखित परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा तलाक प्राप्त करने की अधिकारी है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यदि 4 वर्ष से पति का कोई पता न चल रहा हो तो वहां पर वो विवाह विच्छेद कर सकती हैं। जब पति 2 वर्षों से पत्नी का भरण पोषण करने में असफल हो, यानी कि उनको पोषण न दे पाए, ठीक है, पैसा वगैरह नहीं दे रहा है, खर्चे वगैरह उनका नहीं चला पा रहा है, ठीक है, आर्थिक रूप से उनको यानी कि संतुष्ट नहीं कर रहा है, तब भी पत्नी उनसे अलग यानी कि तलाक ले सकती है। तीसरा है कि जब पति को 7 या अधिक वर्षों के लिए कारावास की सजा मिल गई हो, तब भी यहाँ पर पत्नी जो है वो उनसे तलाक ले सकती है। अगला है कि जब पति 3 वर्ष तक अपने वैवाहिक कर्तव्य को पूरा करने में असफल रहे। अगला है कि यदि पति नपुंसक हो। छठवां है कि यदि पति 2 वर्ष से पागल है या कुष्ठ रोग अथवा संक्रामक यौन रोग से पीड़ित है तो तलाक प्राप्त हो सकता है। और सातवां है कि यदि विवाह संरक्षकों द्वारा नाबालिग में कर दिया गया हो, इस बीच में पति पत्नी का यौन संयोग भी न हुआ हो और 18 वर्ष पूरे होने के पहले उसने इसका प्रतिवेदन कर दिया हो तो तलाक उसको मिल सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए, जो मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 था, ठीक है, इसके अनुसार जो इसका विवेचना करना था इसमें बताया गया है। ठीक है, कि तलाक प्राप्त करने के क्या क्या अधिकारी होने चाहिए। तो यहाँ पर इसमें आपको देखिए 7 पॉइंट दिए गए थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अगला है विवाह की परिभाषाएं दीजिए। देखिए, विवाह की परिभाषाएं में क्या कहा गया है। देखिए, विवाह के संबंध में प्रमुख विद्वानों की कुछ परिभाषाएं निम्नानुसार है। ठीक है। पहला है गिलिन एवं गिलिन के अनुसार, यानी कि गिलिन एवं गिलिन ने कहा है कि विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना द्वारा स्वीकृति विधि है। यानी कि विवाह क्या है, एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना द्वारा स्वीकृति विधि है। और देखिए, अगला है लोवी के शब्दों में, ठीक है, लोवी के शब्दों में, यानी कि लोवी मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने कहा है कि विवाह उस स्पष्ट रूप से स्वीकृत संगठन को व्यक्त करता है जो इंद्रिय संबंधी संतोष के पश्चात भी स्थिर रहता है एवं पारिवारिक जीवन का आधार बनता है। ठीक है, ये आपका लोवी के अनुसार कहा गया है। अगला है लूसी मेयर के कथनानुसार। ठीक है, लूसी मेयर, इनके अनुसार कहा गया है कि विवाह की परिभाषा यह है कि वह स्त्री पुरुष का ऐसा योग है जिससे स्त्री से बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाए। ठीक है, ये लूसी मेयर के अनुसार विवाह की परिभाषा बताया गया है। अगला चौथा है WHR रिवर्स के अनुसार, इन्होंने कहा है कि जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी जा सकती है। ठीक है, ये सब आपके विवाह की परिभाषा 4 दिए गए थे। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो भी आप लोग को ठीक लगे 2 आप लोग तैयार कर लीजिए। ओके। अगला है हिंदू विवाह की विशेषताएं बताइए। चलिए, फिर से देखेंगे हिंदू विवाह की विशेषताएं। इसमें देखिए, प्रोफेसर KM कपाड़िया के अनुसार,
ठीक है। प्रोफेसर के एम कपाड़िया के अनुसार हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, यह कोई वैधानिक बंधन या समझौता नहीं है। हिंदू विवाह संस्कार विश्व के अन्य समाजों में पाए जाने वाला विवाह संस्कारों से पर्याप्त भिन्न है। ठीक है। इस विवाह की देखिए प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले देखिए हिंदू विवाह की विशेषताएं में क्या है। पहला तो क्या है इसका हेडिंग कि यह एक धार्मिक संस्कार है। ठीक है। यानी कि देखिए हिंदुओं के जो आदर्श हैं उसके अनुसार विवाह एक संविदा न होकर एक संस्कार है। ठीक है। सॉरी, संविदा या फिर हाँ ठीक है, संविदा न होकर के एक संस्कार है, उसमें पूर्णता प्राप्त होती है। विवाह संस्कार संपन्न करने के लिए अनेक क्रियाएं होती हैं जिसमें हवन, पाणी ग्रहण, सप्तपदी आदि प्रमुख है। ठीक है। तो विवाह क्या है, हमारा एक धार्मिक संस्कार है। ठीक है। दूसरा है विवाह, सॉरी, हिंदू विवाह स्त्री पुरुष का संबंध है। इसमें क्या होता है देखिए कि हिंदुओं का मत है कि स्त्री पुरुष एक दूसरे के लिए अपरिहार्य हैं। पुराण में कहा गया है कि जिस प्रकार एक पहिए के र और एक पंख की सॉरी एक पंख का पक्षी, ठीक है, किसी कार्य के योग्य नहीं होता, उसी प्रकार बिना जीवन संगिनी पुरुष किसी कार्य के योग्य नहीं होता है। ठीक है। विवाह के द्वारा स्त्री पुरुष का समन्वय होता है। ठीक है। यानी कि विवाह हमारा क्या है, एक धार्मिक संस्था है। ठीक है। यानी कि सॉरी धार्मिक संस्कार है। दूसरा आपका क्या है कि हिंदू विवाह स्त्री पुरुष का संबंध है। और तीसरा है कि हिंदू विवाह जन्म जन्मांतर का मिलन है। ठीक है। यानी कि देखिए जो हिंदू विवाह है वो जन्म जन्मांतर का मिलन है, जिससे स्त्री पुरुष जन्म जन्मांतर के लिए एक हो जाते हैं। इसे भंग नहीं किया जा सकता। यह ईसाइयों या मुसलमानों के विवाह की तरह संविदा नहीं है। ठीक है, जिसे विशेष परिस्थिति में भंग किया जा सकता है। अगला है कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का साधन, यानी कि देखिए जो हिंदू समाज है उसमें विवाह का बहुमुखी महत्व होता है। ठीक है। स्त्री पुरुष दोनों भी एक दूसरे से अलग अलग रूप से अपूर्ण होते हैं, दोनों मिलकर ही पूर्ण होते हैं। पूर्णता से ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए जो हिंदू विवाह के विशेषताएं हैं, ठीक है, वो चार हैं कि जो यह एक धार्मिक संस्कार है, यानी कि जो विवाह है हिंदू धर्म में वो एक धार्मिक संस्कार है। दूसरा कहा गया है कि हिंदू विवाह स्त्री पुरुष का संबंध है। तीसरा कहा गया है कि हिंदू विवाह जन्म जन्मांतर का मिलन है। और चौथा कहा गया है कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का साधन है। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि विवाह विच्छेद क्या है। ठीक है। जिसे हम लोग तलाक भी बोलते हैं। ठीक है, डाइवोर्स जिसे लेना कहते हैं इंग्लिश में, विवाह विच्छेद। तो इसमें देखिए जहां तक आपकी जनजातियों का प्रश्न होता है, ठीक है, हम देखते हैं कि देखिए जो अन्य समाज है फ्रेंड्स, उसकी भांति उनके समाज में भी जो विवाह विच्छेद होता है उसका प्रावधान होता है। ठीक है। उनके यहाँ देखिए ये काम बड़ी आसानी से होता है और कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ती है। इसका एकमात्र कारण यह है कि इनमें विवाह एक पवित्र बंधन नहीं होता है, जन्म जन्मांतर का संबंध इनमें नहीं होता है। ठीक है। और देखिए संतानोत्पाद के साथ साथ सहयोग के लिए रहने की भावना दृढ़ नहीं होती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि उनमें एकदम अनियंत्रित रूप से विवाह विच्छेद हो जाता है। ठीक है। देखिए विवाह विच्छेद के लिए उनमें भी कुछ निश्चित मान्यताएं हैं जिसका उन्हें भी पालन करना पड़ता है। ठीक है। देखिए जो जनजाति होते हैं उनमें स्त्रियों के लिए विवाह विच्छेद के मुख्य कारण उनका बाझपन, चरित्रहीनता, जादूगरनी होने का संदेह, ठीक है, अत्यधिक बीमारी आदि है, तथा पुरुष के लिए उसका यानी कि चरित्रलीन होना, अत्यधिक बीमार होना, नपुंसक अथवा निर्दयी होना। ठीक है। यद्यपि देखिए उनके लिए सरकारी तौर पर विवाह विच्छेद संबंधी कोई अधिनियम नहीं बने हैं, तथापि उन्हें भी उपयुक्त रातों का यानी कि रातों का पालन करना ही होता है। ठीक है। देखिए हाँ, ये बात जरूर होता है कि उनमें सभ्य समाजों की भांति विवाह विच्छेद की दर जो होती है वो अधिक पाई जाती है। ठीक है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स उसमें क्या होता है, यानी कि उनमें जो पारिवारिक विघटन होती है वैसी कोई भी समस्या उठ खड़ी नहीं होती है जनजातियों में। ठीक है। उनके समाज में विवाह विच्छेद आदि की कोई विशेष मान्यता अथवा महत्व नहीं होता है, वरन ऐसी बातें उनकी अपनी आवश्यकताओं पर खास तौर से निर्भर करती है। ठीक है। तो ये सब देखिए जनजातियों के लिए कहा गया है कि उनमें बहुत ज्यादा विशेषकर कोई ज्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं, वो भी अपना स्वतंत्र रूप से विवाह विच्छेद कर सकती हैं। ठीक है। यदि इनकी उनकी पत्नी चरित्रहीन है, बांझ है, ठीक है, इस प्रकार से पीड़ित हैं किसी रोग वगैरह से, तो वहां पर वो उनका विवाह विच्छेद हो सकता है। अगला क्वेश्चन है विवाह का सामाजिक महत्व क्या है, या फिर क्वेश्चन है कि विवाह के सामाजिक कार्य कौन कौन से हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग आंसर लिख सकते हैं कि उत्तर में कि विवाह प्रेम की पराकाष्ठा है। विवाह के सामाजिक कार्य का महत्व निम्नानुसार है। ठीक है। सबसे पहला देखिए संतानोत्पत्ति और पालन पोषण की व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि विवाह के सामाजिक कार्य में पूछा है। ठीक है। तो संतानोत्पत्ति और पालन पोषण की व्यवस्था सबसे पहला हेडिंग है। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि विवाह संस्था का प्रमुख कार्य
संतान को जन्म देना, वैधता प्रदान करना, उसके पितृत्व का निर्धारण करना और पालन पोषण की व्यवस्था करना। यदि इस विवाह संस्था द्वारा संतान को जन्म देने का कार्य पूरा नहीं होता तो सृष्टि की यह निरंतरता समाप्त हो जाती है। ठीक है। दूसरा है यौन संतुष्टि प्रदान करना, जिससे आपके विवाह के सामाजिक कार्य है। ठीक है। यौन संतुष्टि प्रदान करना, देखिए विवाह संस्था दो विषम लिंगियों को यौन संतुष्टि प्रदान करती है। इसके द्वारा व्यक्ति की जैविकीय और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की पूर्ति होती है। ठीक है। और तीसरा है यौन संबंधों को व्यवस्थित करना। यौन संबंधों को व्यवस्थित करना, इसमें क्या होता है कि यौन संबंध यानी कि यौन संतुष्टि मानव की प्रमुख आवश्यकताओं में से एक होती है। ठीक है। व्यक्ति यदि स्वतंत्र और नियमित रूप से इस इच्छा की संतुष्टि करने लगे तो इससे संघर्षों में वृद्धि होगी और साथ ही अनैतिकता बढ़ने से समाज का संगठन भी समाप्त हो सकता है। ठीक है। और विवाह इस स्थिति से व्यक्ति और समाज की रक्षा करता है। यह अनेक प्रतिबंधों एवं नियमों के अंतर्गत व्यक्ति को यौन संतुष्टि का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है। और चौथा है आपका संबंधों में स्थायित्व। ठीक है। देखिए संबंधों में स्थायित्व, इसमें आप लिख सकते हैं कि विवाह विषमलिंगियों के मध्य, ठीक है, विवाह विषमलिंगियों के मध्य संबंधों में स्थायित्व प्रदान करता है। इस संस्था की उत्पत्ति के पूर्व पत्नी नाम के व्यक्तित्व का अभाव था। ठीक है। और इस प्रकार विवाह संस्था ने दो इच्छित विषमलिंगियों को पति पत्नी के रूप में संबोधित करके परस्पर संबंधों को व्यवस्थित प्रदान किया है। इस स्थायित्व के द्वारा अवैध संतानों की समस्या तथा स्त्री जाति के चरित्रहीनता आदि की समस्याओं से बचने का पूर्ण कार्य होता है। ठीक है। तो ये सब आपके परिवार के सामाजिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। पहला क्या था आपका, यानी कि विवाह के, ठीक है, विवाह के सामाजिक कार्य। पहला था संतानोत्पत्ति और पालन पोषण करना, दूसरा है यौन संतुष्टि प्रदान करना, तीसरा है यौन संबंधों को व्यवस्थित करना और चौथा था आपका लास्ट संबंधों में स्थायित्व। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि हिंदू विवाह एक संस्कार है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि देखिए जो हिंदू विवाह है फ्रेंड्स वो आपका एक संस्कार है, इसको आपको स्पष्ट करना है। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग आंसर में लिखेंगे कि परिवार मानव समाज की एक आधारभूत इकाई है। यह स्त्री पुरुष के आवश्यक संबंधों पर आधारित है। अतएव स्त्री पुरुष के पारस्परिक संबंधों के लिए प्रत्येक समाज में कोई न कोई संस्थात्मक व्यवस्था होती है। विवाह इसी व्यवस्था का एक मान्य स्वरूप है। दूसरे शब्दों में विवाह यौन संबंधों को स्थापित करने का एक सामाजिक और सांस्कृतिक रूप है। संभवतः इसी कारण भारतीय शास्त्रकारों ने विवाह तथा गृहस्थ जीवन को अत्यधिक महत्व दिया है। आगे है कि मानव जीवन के चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ठीक है। इनमें काम की पूर्ति विवाह द्वारा ही होनी है। ठीक है। और इसी के द्वारा मनुष्य अपने पितृ ऋण से मुक्त हो सकता है। आगे देखिए इसमें डॉक्टर कपाड़िया के अनुसार कहा गया है, ठीक है, कि जो हिंदू विवाह है वो स्त्री पुरुष के बीच धर्म के पालन की दृष्टि से एक ऐसा संस्कार है जो जन्म जन्मांतर के संबंधों की धारणा पर आधारित है। और डॉक्टर कपाड़िया ने आगे लिखा है कि हिंदू विवाह को इसलिए एक संस्कार माना जाता है क्योंकि यह तभी पूर्ण समझा जाता है जब कुछ पवित्र मंत्रों द्वारा किन्हीं रीतियों का पालन किया जाए। ठीक है। तो देखिए हिंदू विवाह एक संस्कार है, बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार से इसको स्पष्ट किया गया है, 2-3 बार आप लोग रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हिंदू विवाह के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। चलिए हिंदू विवाह के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में देखते हैं क्या क्या है। ठीक है। इसमें आंसर में आप लिख सकते हैं हिंदू विवाह के प्रमुख उद्देश्य। इसमें आप लिख सकते हैं कि हिंदू विवाह के उद्देश्य तथा आदर्श के बारे में धर्मशास्त्रों द्वारा अनेक मतों की प्रतिस्थापना की गई है। ऋग्वेद के अनुसार विवाह का उद्देश्य गृहस्थ होकर देवों के लिए यज्ञ करना तथा संतान उत्पन्न करना है। ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार देखिए जो व्यक्ति होते हैं वो पति पत्नी द्वारा गर्भ में पुत्र के रूप में जन्म लेता है और इस कारण स्त्री को जाया कहा गया है। ठीक है। और शतपथ ब्राह्मण के अनुसार देखिए व्यक्ति जब तक अपूर्ण है तब तक की विवाह करके संतान को जन्म नहीं देता है। ठीक है। और इसी कारण देखिए जो पत्नी होती है उसको अर्धांगिनी कहा जाता है। ठीक है। और मनुस्मृति के अनुसार देखिए जो संतानोत्पत्ति होती है, धर्म होता है, आनंद होता है, सेवा होता है तथा पूर्वजों की स्वर्ग प्राप्ति पत्नी पर ही निर्भर है। ठीक है। देखिए उपर्युक्त विवरण के आधार पर हम हिंदू विवाह के उद्देश्यों को निम्न श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं, जैसे कि धर्म, ठीक है, प्रजा, रीति, ये तीनों महत्ता के क्रम में रखे गए हैं। ठीक है। यानी कि महत्ता के क्रम में रखे गए हैं और धर्म को सबसे प्रमुख माना गया है और रति को सबसे कम महत्वपूर्ण माना गया। यानी कि धर्म को सबसे ज्यादा प्रमुख माना गया है और रति को सबसे कम महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अनुलोम विवाह पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए, यानी कि अनुलोम विवाह क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे अनुलोम विवाह और उसके बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए अनुलोम विवाह क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये होता है कि जो अनुलोम विवाह है ये उस विवाह को कहते हैं जिसमें पुरुष उच्च वर्ग का और स्त्री जो होती है वो निम्न वर्ग की होती है, ठीक है। अर्थात इस प्रकार के विवाह में उच्ची जातियों के, ठीक है, ऊंची जातियों के पुरुष नीची जातियों के स्त्री के साथ विवाह होता है, ठीक है। यानी कि अनुलोम विवाह कहता है जिसमें पुरुष वर्ग उच्च वर्ग का होता है, ठीक है, और जो स्त्री होती है वो निम्न वर्ग की होती है, ठीक है। देखिए देखिए इसमें के एम कपाड़िया ने लिखा है कि इस नियम के अनुसार एक ब्राह्मण अपने वर्ण तथा अन्य तीनों वर्णों यानी कि वर्गों की स्त्री से विवाह कर सकता है। क्षत्रिय अपने वर्ण तथा अन्य दो वर्णों से के लिए अपने अपने पत्नी का, ठीक है, चुनाव कर सकता है। सॉरी। और वैश्य जो है, 1 मिनट पानी पीना पड़ेगा। देखिए वैश्य जो है वो यानी कि दो वर्णों से ही पत्नी ले सकता है, और जो शूद्र है केवल वो अपने ही वर्ण से जीवन साथी का चुनाव कर सकता है। यानी कि देखिए जो आपके जो आपके चार वर्ण होते हैं, ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ठीक है। इसमें देखिए जो ब्राह्मण होता है वो अपने अपने और अपने नीचे के तीन वर्णों से भी वो पत्नी का चुनाव कर सकता है। जो क्षत्रिय होता है वो अपने यानी कि क्षत्रिय वर्ग से और नीचे जो दो वर्ण और होते हैं उससे अपने पत्नी का चुनाव कर सकता है। और जो उसके बाद वैश्य होते हैं वो अपने और अपने से नीचे यानी कि वैश्य से पत्नी का यानी कि दो वर्णों से चुनाव कर सकते हैं। और जो लास्ट में सबसे नीचे के वैश्य बचते हैं, ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बचते हैं, ठीक है। शूद्र जो होते हैं वो लास्ट में केवल अपने ही वर्ण से ही केवल अपनी पत्नी का चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अनुलोम विवाह होता है, यानी कि इसमें जो पुरुष वर्ग रहते हैं ये उच्च उच्च वर्ग के होते हैं और जो पत्नी होती है वो उनसे निम्न वर्ग की होती है, ठीक है। देखिए मनु ने, ठीक है, मनु ने भी अनुलोम विवाह को मान्य ठहराया है। इस प्रकार के विवाह को हिंदू शास्त्रों में भी उचित स्थान दिया गया है। भारतीय महाकाव्यों और अन्य साहित्यों में ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि पहले अनुलोम विवाह की प्रथा प्रचलित थी, ठीक है। देखिए ईसा के 950 वर्ष के पूर्व शुंग परिवार के ब्राह्मण राजा अग्निमित्र ने एक क्षत्रिय राजकन्या मालविका से विवाह किया था। और ठीक है, और डॉक्टर देखिए राधा कृष्ण ने लिखा है कि अनुलोम विवाह जिसमें ऊंची जाति के प्रमुख पुरुष नीची जाति की स्त्रियों से विवाह करते हैं मान्य थे, ठीक है। और ऐसे विवाहों से उत्पन्न संतानें मध्य जाति में रखी जाती हैं, और ऐसे विवाहों की जो संतानें होती हैं वो आपके मध्य जाति में रखी जाती है। देखिए अनुलोम विवाह के क्या क्या दोष है, ठीक है। अनुलोम विवाह में क्या होता है, इसका दोष है कि अनुलोम प्रथा के कारण बहुपत्नी प्रथा का विकास हुआ जिससे स्त्रियों का अधिक शोषण हुआ, ठीक है। दूसरा है इससे संतानों की समस्या भी उत्पन्न हुई। विषम जाति के माता पिता द्वारा उत्पन्न बच्चे सामाजिक दृष्टि से हीन माने जाने लगे जिससे वे विद्रोही प्रकृति के हो गए, ठीक है। और तीसरा है कि इसे दहेज प्रथा को काफी बल मिला। उच्च कुल के लड़कों का महत्व बढ़ जाने से वधु पक्ष का शोषण होने लगा। चौथा है कि बाल विवाह का जन्म हुआ। और पांचवा, इससे विधवा समस्या का विकराल रूप विकसित हो गया। छठवां है कि एक पुरुष द्वारा अधिक स्त्रियों को रखने के कारण स्त्रियों की सामाजिक स्थिति तो गिरी ही, पर लिंगों के अनुपात में भी असंतुलन आ गया, ठीक है। देखिए इसमें 6 पॉइंट थे, यानी कि अनुलोम विवाह के दोष। अनुलोम विवाह के बारे में समझ लीजिए, हो सकता है आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछ सकता है ये, ठीक है। और चलिए फ्रेंड्स देखिए कंटिन्यू क्लास को हमने कराया है और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कर लीजिए, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करते रहिए, पढ़ाई करते करते सबको इकट्ठा करिए, ठीक है। और जो भी समस्या हो, नहीं आ रहा है कुछ भी समस्या हो, आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, आप लोग हमें कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। केवल देखिए आज ही का थोड़ा सा टाइम बचा है आप लोगों के पास, और कल का पूरा दिन टाइम बचा है, ठीक है। इसके बाद तो अगले दिन यानी कि परसों आप लोग का एग्जाम है ही। देखिए इस पर क्वेश्चन पूछा है कि प्रतिलोम विवाह पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो चलिए यहाँ पर हमने ऊपर अभी अनुलोम विवाह पढ़ा था, अब ये आपका प्रतिलोम विवाह है। देखिए जो प्रतिलोम विवाह होता है इसके अंतर्गत नीची जातियों के पुरुष ऊंची जातियों की स्त्री से विवाह करते हैं, ठीक है। यानी कि अनुलोम विवाह में यानी कि जो पुरुष वर्ग होते हैं वो उच्च जाति के होते हैं और महिला जो होती हैं वो नीची जातियों की होती हैं। और प्रतिलोम विवाह में क्या होता है, ऊंची जातियों की स्त्रियां होती हैं और नीची जाति के अंतर्गत के पुरुष होते हैं, ठीक है। इसमें देखिए राधा कृष्णन ने लिखा है कि प्रतिलोम विवाह में निम्न वर्ण का लड़का उच्च वर्ण की लड़की के साथ विवाह करता था, ठीक है, और उससे उत्पन्न संतान किसी भी वर्ण में नहीं रखी जाती थी, उसको निषाद या चंडाल कहा जाता था, ठीक है। यानी कि उनसे उत्पन्न जो बच्चे होते थे संतान, उसको निषाद
या फिर चांडाल कहा जाता था। देखिए, इस तरह के जो विवाह हैं फ्रेंड्स, वो आपके वैदिक युग में प्रचलित थे, लेकिन बाद में स्मृतिकारों ने इसका घोर निषेध किया। मनु ने भी इस प्रकार के विवाह की निंदा की है, ठीक है? देखिए, स्मृतिकारों ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि यदि शूद्र उच्च वर्ण की स्त्री से संबंध करे, तो उसे सार्वजनिक स्थान पर लाकर कुत्तों से नुचवा देना चाहिए, ठीक है? और आगे लिखा गया है कि आधुनिक युग में यद्यपि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और विशेष विवाह अधिनियम 1954 ने प्रतिलोम विवाह पर से हर प्रकार का प्रतिबंध हटा दिया, तथापि आज इसका प्रचलन बहुत कम है, ठीक है? कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता है कि वह अपनी कन्या निम्न जाति के व्यक्ति को दे। कन्याओं की भी हार्दिक इच्छा रहती है कि उन्हें श्रेष्ठ पति मिले, ठीक है? लेकिन इन सब के बावजूद इसे अभी तक सामाजिक मान्यता नहीं मिल पाई है, ठीक है? आगे देखिए, थोड़ा-सा है यहाँ पर कि उपर्युक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि अनुलोम और प्रतिलोम विवाह 10वीं सदी के यानी कि द 10वीं सदी के अंत तक मान्य रहे थे, ठीक है? क्योंकि उस समय तक ब्राह्मणों, क्षत्रिय और वैश्यों में कोई विशेष सांस्कृतिक अंतर नहीं था। धीरे-धीरे उनके संस्कारों में परिवर्तन होने लगे और 11वीं सदी में तो इतना अंतर हो गया कि अंतर्जातीय विवाह लुप्त होने लगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन है आपका, सपिंड बहिर्विवाह पर टिप्पणी लिखिए, या फिर इसी क्वेश्चन को आपसे पूछ सकता है कि हिंदू बहिर्विवाह की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए, ठीक है? तो देखिए, जो हिंदू बहिर्विवाह होता है या फिर सपिंड बहिर्विवाह होता है, ठीक है? इसके बारे में आप लोग को लिखना है, तो यहाँ पर आप लोग आंसर डालेंगे और उसमें लिख सकते हैं कि हिंदू शास्त्रकारों के अनुसार सपिंड विवाह का निषेध है, ठीक है? सपिंड का अर्थ दो रूपों में समझा जा सकता है। प्रथम आपका मिताक्षरा सिद्धांत के अनुसार होता है कि सपिंड से उन लोगों का बोध होता है जो शरीर में एक ही पिंड या शरीर के परमाणु पाए जाते हैं। अतः जिन व्यक्तियों के एक ही माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी होते हैं, उन सबको सपिंड कहा जाता है। और दूसरे शब्दों में देखिए, यह कह सकते हैं कि जिनमें एक ही स्त्री पुरुष का रक्त हो, ठीक है? वे सपिंड होते हैं। और श्रीमती देखिए, कर्वे सपिंडना का अर्थ इस प्रकार, यानी कि श्रीमती कर्वे सपिंडना, ठीक है? कर्वे सपिंडना का अर्थ ये बताती हैं कि सपिंड, ठीक है? इनका कहना है कि 1 मिनट, ठीक है? देखिए, जो आपकी श्रीमती कर्वे सपिंडना है, ठीक है? यानी कि इनका जो अर्थ था वो इस प्रकार बताती हैं कि जो सपिंड होता है टुगेदर प्लस बाल रिच रिच अ बॉडी, यानी कि इसका ये मतलब है कि जो मृत व्यक्ति है उनको पिंड दान देने वाले या उसके रक्त से संबंधित, ठीक है? रक्त से संबंधित जो होते हैं, ठीक है? ये तो सपिंडना का अर्थ है, ठीक है? और देखिए, जो द्वितीय होता है वो दाएँ, यानी कि जो द्वितीय होता है वो दाएँ भाग के, यानी कि दाएँ भाग के अनुसार जो पिंड का अर्थ होता है, उन चावलों से होता है जो श्राद्ध के समय पूर्वजों को अर्पित किए जाते थे, ठीक है? देखिए, उक्त दोनों आधारों पर सपिंड उन व्यक्तियों को कहते हैं जिनमें एक ही माता-पिता या पूर्वजों का रक्त हो, और इस प्रकार के सपिंड व्यक्ति आपस में भाई-बहन माने जाते हैं, ठीक है? तो आपका ये सपिंड बहिर्विवाह यही होता है, ठीक है? अगला है आपका कि बहिर्विवाह के कारण क्या है, ठीक है? यानी कि बहिर्विवाह के क्या कारण हैं? तो सबसे पहला देखिए, जो बहिर्विवाह का कारण है वो है कि निकट संबंधियों के बीच विवाह होने से उनके दोस्त उनकी संतान में उभरते चले जाते हैं, ठीक है? दूसरा है कि निकट संबंधियों के बीच विवाह होने से मनुष्य के चरित्रहीन होने का भय रहता है और उस समय उन लड़कियों के लिए और खोजना कठिन हो जाता है, ठीक है? और तीसरा है सपिंड विवाह के कारण, ठीक है? तीसरा है कि एक ही गोत्र प्रवर सपिंड के व्यक्ति परस्पर एक दूसरे से प्रति घनिष्ठ संबंध रखते हैं। और चौथा है कि रिजले के अनुसार बहिर्विवाह का कारण यौन विविधता होता है, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, बहिर्विवाह के लाभ एवं दोष। तो चलिए, अब हम लोग बहिर्विवाह के लाभ एवं दोष पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग बहिर्विवाह के लाभ पढ़ेंगे, क्या क्या लाभ होता है। लाभ पहला आपका ये होता है कि विभिन्न प्रकार के लोगों में विवाह संबंध स्थापित करने से संतान सुयोग्य और सुंदर होती है। दूसरा है कि विभिन्न समूहों में विवाह होने से सामूहिक भावना की वृद्धि होती है। और तीसरा है कि अनैतिकता तथा भ्रष्टाचार नहीं बढ़ता, ठीक है? चौथा है कि संतान को अनेक दोषों से बचाए रखने के लिए ही बहिर्विवाह की प्रथा लाभदायक है, ठीक है? यानी कि संतान को अनेक दोषों से बचाए रखने के लिए जो बहिर्विवाह की प्रथा चली है वो लाभदायक होती है, ठीक है? और इसमें देखिए, जो बहिर्विवाह के दोष होते हैं, इसमें सबसे पहला दोष होता है कि हिंदुओं में माता की 5 और पिता की 7 पीढ़ियों में, ठीक है? माता की 5 और पिता की, यहाँ पर ये 7 रहेगा, 7 पीढ़ियों में विवाह नहीं हो सकता। इस कारण अनेक लड़के लड़कियों को छोड़ना पड़ता है और फलतः जीवन साथी के चयन में अत्यंत कठिनाई
होती है, ठीक है। और दूसरा है कि विवाह के क्षेत्र सीमित हो जाने से लड़कियों को वर मिलना कठिन हो जाता है और जो मिलते हैं वे अधिक दहेज मांगते हैं, फलस्वरूप दहेज प्रथा को प्रोत्साहन मिलता है। और तीसरा है कि इस दहेज प्रथा के कारण बाल विवाह, बेमेल विवाह और बाल विधवाओं की समस्या भी उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके बहिर्विवाह के लाभ और दोष हमने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्विवाह के नियम बताइए, यानी कि अंतर्विवाह के क्या नियम होते हैं, ठीक है। देखिए इसमें नियम क्या होता है कि हिंदुओं में जाति अंतर्विवाह का प्रचलन है और इसका अर्थ यह है कि एक व्यक्ति अपनी जाति के अंदर विवाह कर सकता है, ठीक है। फोलसम के शब्दों में देखिए कहा गया है कि अंतर्विवाह एक ऐसा नियम है जिसके अनुसार व्यक्ति को अपनी ही जाति या समूह में विवाह करना पड़ता है, पर यह निकट के उन संबंधियों में विवाह की आज्ञा नहीं देता, ठीक है। यानी कि देखिए जो आपके फोलसम है, ठीक है, इनके अनुसार बहिर्विवाह के अंतर्गत कहा गया है कि जो बहिर्विवाह है ये आपका एक ऐसा नियम होता है जिसके अनुसार व्यक्ति को अपनी ही जाति या समूह में विवाह करना पड़ता है, पर यह निकट के उन संबंधियों में विवाह की आज्ञा नहीं देता है, ठीक है। आगे है कि हिंदू समाज में ठीक है, हिंदू समाज में इस प्रकार के विवाह का आज भी कठोरता से पालन किया जाता है। प्रत्येक जाति अनेक उपजातियों में विभक्त है। इन उपजातियों के भी विभाग हैं जो फिर अनेक उपविभागों या फिर समूहों में विभक्त हैं, ठीक है। साधारणतया या फिर आवश्यक है कि एक व्यक्ति अपनी जाति के ही समूहों में विवाह करे, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा है कि अंतर विवाह के लाभ एवं हानि क्या होते हैं, तो आप लोग देखिए मिक्स करके इसमें इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि जो अंतर विवाह है उसके लाभों में प्रमुखतया यह बताया जाता है कि इनमें रक्त की शुद्धता बनी रहती है, साथ ही इस समूह में एकता की भावना को प्रोत्साहन मिलता है और व्यवसायिक रहस्य गुप्त रहते हैं। किसी अन्य व्यक्ति पर सामने की जाति के भेद नहीं खुलते और इस प्रकार जाति अपनी उन्नति में संलग्न रहती है, परंतु इस विवाह से हानियां अधिक है, ठीक है। देखिए ये जो विवाह होती है इसमें जातिवाद को बढ़ावा देकर ऊंच नीच की भावनाओं को पैदा करता है। और आगे है कि वर वधु का चुनाव क्षेत्र सीमित हो जाता है, इससे योग्य जोड़ा मिलना कठिन हो जाता है, साथ ही दहेज प्रथा एवं बाल विवाह को प्रोत्साहन मिलता है और इन सब हानियों के कारण आज पढ़े लिखे नवयुवक अंतर्जातीय विवाह के पक्ष में होते जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखिए हमने ऊपर लाभ और हानि अलग अलग बताया और इसमें मिक्स करके एक ही में दिया है, ठीक है। आप दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आधुनिक युग एवं अंतर्विवाह में संबंध बताइए, यानी कि आधुनिक युग के विवाह और अंतर्विवाह में क्या संबंध है, यानी कि आधुनिक युग में और अंतर्विवाह में क्या संबंध है। तो इसमें आप लिख सकते हैं, देखिए हेडिंग इसमें आप डाल सकते हैं कि आधुनिक युग एवं अंतर्विवाह में संबंध, ठीक है। हेडिंग डालने के बाद आप इसमें लिख सकते हैं कि भारत की अधिकांश जनसंख्या आज भी गांव में निवास करती है और ग्रामीण समुदाय सामाजिक परिवर्तन का अभाव है, ठीक है। और इस कारण ग्रामीण जनता आज स्त्री पूर्ण रूप से अंतर्विवाह के पक्ष में है, ठीक है। यानी कि पूर्ण रूप से अंतर्विवाह के पक्ष में है। नगरों में पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव, नवीन शिक्षा, यातायात एवं संदेश वहन के साधनों के प्रगति, प्रेम विवाह, ठीक है, यहाँ पर प्रेम विवाह, सहशिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधानों के कारण जाति की महत्ता कम होने लगी है और अंतर्जातीय विवाह के पक्ष में विशेषकर नवयुवकों का जनमत बढ़ने लगा है, परंतु अंतुर्माती विवाह आज भी बहुत कम होते हैं। यानी कि जो अंतर्जातीय विवाह ये अंतुर्माती नहीं होगा, ये आपका अंतर्जातीय विवाह होगा, ठीक है। गलत हो गया है टाइपिंग करने में। अंतर्जातीय विवाह आज बहुत कम हो रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका अनुलोम विवाह या कुलीन विवाह का अर्थ बताइए। देखिए अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह के बारे में हमने बताया है, ठीक है। पर एक बार यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया गया है तो फिर हम रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है कि जब एक उच्च वर्ण जाति, उपजाति, कुल एवं गोत्र के लड़के का विवाह एक ऐसी लड़की से किया जाता है जिसका वर्ण जाति, उपजाति, कुल एवं वंश लड़के से नीचा हो तो ऐसे विवाह को अनुलोम विवाह कहते हैं, ठीक है। देखिए अन्य शब्दों में इस प्रकार के विवाह में लड़का उच्च सामाजिक समूह का होता है और लड़के निम्न सामाजिक समूह के। उदाहरण के लिए एक ब्राह्मण लड़के का विवाह एक क्षत्रिय या वैश्य लड़की से होता है, ठीक है। तो इसे हम अनुलोम विवाह कहेंगे, ओके। आगे है कि प्राचीन समय में अनुलोम विवाह का विस्तार वर्षों तक था, किंतु जब वर्ण अनेक जातियों में बैठ गए, ठीक है, और उनमें रक्त की शुद्धता एवं ऊंच नीच की भावना पनपी तथा जैन एवं बौद्ध धर्म का उदय हुआ तो कुलीन विवाह का प्रचलन हुआ, ठीक है। कुलीन विवाह का
प्रचलन हुआ। इसमें देखिए एक जाति अथवा उपजाति में विवाह करने पर लड़की के लिए लड़का उच्च कुल या गोत्र से प्राप्त किया जाता है। अनुलोम विवाह ने समाज में अनेक समस्याओं को जन्म दिया, जैसे उच्च कुलों में लड़कों की कमी, ठीक है? उच्च कुलों में लड़कों की कमी, बहुपति या फिर बहुपत्नी प्रथा का उदय हुआ, ठीक है? और देखिए इसी में डॉक्टर राधाकृष्णन का मत है कि भारत में अनुलोम विवाहों का प्रचलन 10वीं सदी तक रहा है, ठीक है? ऊपर भी हमने बता चुका है कि जो अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह है, ठीक है? इसकी जो प्रचलन था, यानी कि इन विवाहों का जो प्रचलन था वो आपके 10वीं शताब्दी तक रहा है। अगला है आपका प्रतिलोम विवाह क्या है? देखिए प्रतिलोम विवाह के भी बारे में हमने बताया है, ठीक है? बट यहाँ पर चलिए थोड़ा-सा इस प्रकार से देख लेंगे, इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि अनुलोम विवाह का विपरीत रूप प्रतिलोम विवाह है, ठीक है? इस प्रकार के विवाह में लड़की उच्च वर्ण जाति, उपजाति, कुल या वंश की होती है और लड़का निम्न वर्ण जाति, उपजाति, कुल या वंश का होता है, ठीक है? इसे परिभाषित करते हुए देखिए डॉक्टर कपाड़िया लिखते हैं कि एक निम्न वर्ण के व्यक्ति का उच्च वर्ण की स्त्री के साथ विवाह होना प्रतिलोम विवाह कहलाता है, ठीक है? उदाहरण के लिए देखिए यदि एक ब्राह्मण की लड़की का विवाह किसी क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लड़के से, ठीक है, होता है, तो इस प्रकार के जो विवाह है उसमें स्त्री की स्थिति जो होती है वो निम्न होती है। स्मृतिकारों ने इस प्रकार के विवाह की कटु आलोचना भी की है, ठीक है? अगला आपका क्वेश्चन है कि अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव बताइए। यानी कि अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के जो सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव क्या-क्या पड़े हैं अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह पर, ठीक है? सबसे पहला तो देखिए उच्च वर्णों में दहेज का प्रादुर्भाव, ठीक है? यानी कि देखिए जो ब्राह्मण है वो अपने वर्ग में तो विवाह करने का अधिकारी था, साथ ही वह दूसरे वर्गों में भी विवाह कर सकता था, परंतु ब्राह्मण कन्या केवल ब्राह्मण युवक के साथ ही विवाह कर सकती थी, ठीक है? परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों में कन्या का विवाह, ठीक है? यानी कि परिणाम स्वरूप जो ब्राह्मणों में कन्या का विवाह होता था वो एक समस्या बन गई, क्योंकि उसका विवाह क्षेत्र अत्यंत संकुचित हो गया, ठीक है? दूसरा सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ा कि उच्च वर्गों में, ठीक है, उच्च वर्णों में बहुपत्नी विवाह, यानी कि देखिए जो अनुलोम प्रथा है उसके कारण उच्च वर्णों में लड़कों की कमी हो गई। इसका कारण ये था कि जो अनेक लड़कियों को अविवाहित रहना होता था, ठीक है? एक लड़के से अनेक कन्याओं का विवाह करना होता था। इसके विपरीत निम्न वर्गों में लड़कियों की कमी हो गई, फलस्वरूप अनेक युवतियों को अविवाहित रहना होगा या फिर हाँ, ठीक है, बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित हो जाएगी, ठीक है? तीसरा है आपका कि निम्न वर्णों में कन्या विक्रय, यानी कि इसमें क्या होता था, देखिए अनुलोम प्रथा जो था इसके कारण निम्न वर्णों में कन्याओं की कमी हो गई और यदि निम्न वर्गों का लड़का विवाह करना चाहे तो उसे कन्या का मूल्य देना होता था, ठीक है? जैसे कि राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में ऐसा ही होता है, ठीक है? कन्याओं को मूल्य दे करके विवाह किया जाता है। अगला है कि बाल विवाह का प्रोत्साहन। इसमें क्या होता है देखिए कि ऊंचे वर्णों में, ठीक है, लड़कों की कमी तथा बहुत, ठीक है, यहाँ पर कुछ अलग होगा, कमी तथा विवाह होना चाहिए ना, यानी कि, ठीक है, 1 मिनट 1 सेकंड रुकिएगा आप लोग, अभी इसको हम कंप्लीट करा देते हैं। चलिए इसमें जो दिया गया है कि बाल विवाह का प्रोत्साहन, इसमें देखिए कहा गया है कि यानी कि जो ऊंचे वर्णों में लड़कों होते हैं, ठीक है, उनकी कमी तथा दहेज प्रथा के कारण, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, दहेज प्रथा के कारण उच्च वर्ग की कन्याओं के माता पिता अपनी कन्या का विवाह शीघ्र करने का प्रयास करेंगे और इस प्रकार जो आपका क्या होता है, जो बाल विवाह होता है, ठीक है, इस प्रकार जो बाल विवाह होता है उसको प्रोत्साहन मिलेगा। पांचवा है आपका बेमेल विवाह। देखिए बेमेल विवाह में क्या होता है कि ये वे व्यक्ति जो दहेज देने में असमर्थ हैं, ठीक है, वे अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए किसी भी आयु आयु वाले व्यक्ति से अपनी कन्या का विवाह कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स आपके अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव पड़े हैं, ठीक है, यानी कि उच्च वर्णों में दहेज का प्रादुर्भाव, ठीक है, उच्च वर्णों में बहुपत्नी विवाह, निम्न वर्णों में कन्या विक्रय, बाल विवाह को प्रोत्साहन और बेमेल विवाह हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू विवाह में बहिर्विवाह को स्पष्ट कीजिए। यानी कि आपके हिंदू विवाह में बहिर्विवाह को स्पष्ट करना है, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे हिंदू विवाह में बहिर्विवाह या फिर बहिर्विवाह, ठीक है। देखिए इसमें आप लिख सकते हैं कि बहिर्विवाह से तात्पर्य है कि एक व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है उसे बाहर करे, ठीक है। और रिवर्स देखिए लिखते हैं कि बहिर्विवाह से बोध होता है उस विनिमय का जिसमें एक सामाजिक समूह के सदस्य के लिए एक अनिवार्य होता है,
यानी कि अनिवार्य होता है कि दूसरे सामाजिक समूह से अपना जीवन साथी ढूंढे। ठीक है, हिंदुओं में बहिर्विवाह के नियमों के अनुसार एक व्यक्ति को अपने परिवार, गोत्र, प्रवर, पिंड एवं जाति के कुछ समूहों के बाहर विवाह करना चाहिए। ठीक है, देखिए जनजातियों में एक ही टोटम को मानने वाले, ठीक है, एक ही टोटम को मानने वाले लोगों को भी परस्पर विवाह करने की मनाही है। ठीक है, यानी कि गोत्र, प्रवर एवं पिंडों के नियमों की सदैव अनिश्चितता रही है। इस संदर्भ में प्रभु ने लिखा है कि अपने उत्पत्ति के समय से लेकर प्रत्येक युग में बहिर्विवाह के नियमों से संबंधित इन तीन यानी कि तीन शब्दों, ठीक है, गोत्र, प्रवर और पिंड के वास्तविक अर्थों और अवधारणाओं में इतना अधिक परिवर्तन, संकलन और रूपांतर हुआ है कि इनके मौलिक अर्थों के संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी कहना असंभव हो गया है। ठीक है, तो देखिए ये आपका हिंदू विवाह में बहिर्विवाह था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि हिंदू विवाह में अंतर विवाह, अच्छा हाँ ठीक है, हिंदू विवाह में अंतर विवाह को स्पष्ट कीजिए। इसके ऊपर तो था कि हिंदू विवाह में बहिर्विवाह को स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका हिंदू विवाह में अंतर विवाह को स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले आप लोग अंतर विवाह हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे कि जो अंतर विवाह है इसका तात्पर्य है कि एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में से करे। ठीक है, इसे परिभाषित करते हुए डॉक्टर रिवर्स ने लिखा है कि विवाह से अभिप्राय उस विनिमय का जिनमें अपने समूह में से जीवन साथी का चुनाव अनिवार्य होता है। वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल यानी कि वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, जो द्विजों का यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य, ठीक है, द्विजों का एक ही वर्ण था और यानी कि द्विज वर्ण के लोग अपने में ही विवाह करते थे। आगे है कि शूद्र वर्ण पृथक थे। ठीक है, स्मृति काल में अंतर वर्ण विवाहों की स्वीकृति प्रदान की गई थी, लेकिन जब एक वर्ण कई जातियों एवं उपजातियों में विभक्त हुआ तो विवाह का दायरा सीमित हो गया और लोग अपनी ही जाति एवं उपजाति में विवाह करने लगे। आगे है कि इसे ही अंतर्विवाह माने जाने लगा, यानी कि अंतर्विवाह यानी कि अंतर जाति विवाह, यानी कि अलग जातियों में या फिर उपजातियों में विवाह करना। ठीक है, कपाड़िया ने देखिए वैश्यों की एक जाति बनिया, ठीक है, बनिया की नई उपशाखाओं जैसे कि लाल मोड़ और पोरवाड़, नागर, श्रीमाली आदि का उल्लेख किया है। देखिए जो लाड होते हैं, ठीक है, वो स्वयं भी विसा एवं वस्सा इन दो उपभागों में बटी हुई है। ठीक है, स्वयं देखिए जो विसा होती है ये भी अहमदाबादी, खंबाती, ठीक है, अहमदाबादी, खंबाती आदि स्थानीय खंडों में बटी हुई है। ठीक है, और देखिए आगे क्या है कि प्रत्येक खंड अंतः विवाही है। कुछ उपजातियों में गोल, एकड़ा आदि है जो चुनाव के क्षेत्र को एक स्थानीय सीमा तक संकुचित कर देते हैं। ठीक है, और गांव के लोग अपनी कन्या का विवाह कस्बों के लोगों के साथ कर देते हैं, किंतु उनके पुत्रों के लिए कस्बे वाले कन्याएं नहीं देते। ऐसी स्थिति में विवाह का एक क्षेत्र निर्धारित करना पड़ता है जो गोल अथवा एकड़ा कहलाता है। ठीक है, आगे है कि वर्तमान समय में एक व्यक्ति अपनी ही व्यक्ति, उपजाति, प्रजाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा एवं वर्ग के सदस्यों से ही विवाह करता है। ठीक है, तो ये सब आपका अंतर विवाह यानी कि अंतर जाति विवाह इसी को बोल सकते हैं, आप अंतर विवाह भी इसी को बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला आपका क्वेश्चन देखिए होगा विवाह के स्वरूप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका विवाह के स्वरूप। इसमें आप लोग उत्तर लिखेंगे। देखिए कि जनजातियों में विवाह के दो स्वरूप पाए जाते हैं। ठीक है, पहला उनका है एक स्वरूप, ठीक है, एक स्वरूप, दूसरा है उनका बहुविवाह। देखिए बहुविवाह के भी दो रूप होते हैं, एक होता है बहुपत्नी विवाह, दूसरा होता है आपका बहुपति विवाह। यहाँ देखिए इन्हीं स्वरूपों की व्याख्या की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले एक विवाह के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक विवाह के अंतर्गत देखिए कहा गया है कि एक विवाह का तात्पर्य पुरुष द्वारा एक स्त्री से ही विवाह करना है। पहली पत्नी के रहते हुए उसके जीवन काल में दूसरी शादी नहीं कर सकता। ठीक है, इस प्रकार के विवाह को उत्तम माना जाता है और यह उन्नत सभ्यता का प्रतीक भी है। खासी, संथाल, कादर आदि जनजातियों में यह विवाह बहुत प्रचलित है। ठीक है, दूसरा है आपका यानी कि देखिए एक विवाह में दूसरा है आपका बहुपत्नी विवाह, यानी कि देखिए एक विवाह जो बहुविवाह में आपका बहुपत्नी विवाह था उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, और इसमें देखिए कहा गया है कि बहुपत्नी विवाह का तात्पर्य एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करना अथवा अनेक पत्नियां रखना है। ठीक है, यानी कि कई पत्नियों को रखना सामान्य जन के, ठीक है, यानी कि सामान्य जन होगा यहाँ पर, ये है
सामान्य जन के वश की बात नहीं है। प्राचीन काल में राजा महाराजा कई-कई पत्नियाँ रखते थे, जिन जातियों में भी जो बहुत यानी कि जिन जातियों में जो बहुत धनवान होते थे, वहीं लोग यानी कि वहीं कई 1 मिनट, यहाँ पर पत्नियाँ रहेगा, क्या ही लिख देते हैं सब टाइपिंग में, ठीक है? वहीं कई यानी कि जिनके पास काफ़ी ज़्यादा धन होता था, वहीं कई ठो पत्नियाँ भी रखते थे, ठीक है? अन्यथा उनमें इसके प्रति अरुचि पाई ही जाती थी, ठीक है? देखिए, ये लोग एक से अधिक पत्नियाँ रखने की मान्यता उसी स्थिति में देते थे, जब प्रथम पत्नी से कोई संतान उत्पन्न नहीं हो, यानी कि उत्पन्न न ही होती हो, ठीक है? अथवा वह दीर्घकाल से रोगी हो। बहुपत्नी विवाह करने वाली जनजातियों में मध्य भारत की जनजातियाँ यानी कि टोडा, गोंड आदि प्रमुख है, ठीक है? यानी कि जिसमें बहुपत्नी विवाह होता है वो आपके टोडा, गोंडा होते हैं, ठीक है? टोडा और गोंड प्रमुख जनजातियाँ होती हैं। और अगला है आपका बहुपति विवाह सॉरी जो आपका दिया गया था बहुविवाह में एक है, दूसरा बहुपति विवाह, ठीक है? इसमें कहा गया है कि जो बहुपति विवाह होता है इसका तात्पर्य स्त्री द्वारा एक से अधिक पति का रखना होता है। यह विवाह भी 2 तरह का होता है। एक होता है भातृ बहुपति विवाह तथा दूसरा होता है अभ्रातृ बहुपति विवाह। देखिए, अभ्रातृ बहुविवाह के अंतर्गत जो स्त्री होती है वो अपने पति के साथ ही उसके समस्त अन्य भाइयों से भी यौन संबंध रखती है और वे सभी भाई उससे विवाह करते हैं, ठीक है? इसके विपरीत देखिए, अभ्रातृ बहुपति विवाह के अंतर्गत स्त्री अन्य परिवार के पुरुषों से भी विवाह करती है, ठीक है? चलिए, अब देखिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा 85, ठीक है? मैराथन 2 का, कि दहेज की समस्या का निराकरण बताइए। यानी कि दहेज की समस्या के क्या निराकरण है? तो देखिए, इसमें हम लोग आंसर लिखेंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे उत्तर में, कि जब कोई प्रथा, ठीक है? जब कोई प्रथा कुरीति का रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे परिवर्तित करना कठिन हो जाता है। यही हाल दहेज प्रथा का है। इसे आज एक दंडनीय अपराध बना दिया गया है, परंतु वह समाप्त होने की बजाय और बढ़ती जा रही है। इसके निराकरण के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा रहे हैं। तो देखिए, दहेज की समस्या का निराकरण करने के लिए सबसे जरूरी है आपको स्त्री शिक्षा देना, ठीक है? स्त्री शिक्षा में आप लिख सकते हैं कि भारतीय समाज में जैसे-जैसे परिवर्तन हुआ है, वैसे-वैसे सामाजिक परिवर्तन नहीं हुए हैं, ठीक है? यानी कि भारतीय समाज में जैसे-जैसे परिवर्तन हुआ है, वैसे उसी प्रकार से आपका सामाजिक परिवर्तन नहीं हुआ है। देखिए, जो हमारा समाज है, ठीक है? वो भी उन्हीं सामाजिक कुरीतियों का शिकार है, जो इनमें से 100-200, ठीक है? वर्ष पूर्व भी प्रचलित थी। ये देखिए, जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं फ्रेंड्स, वो शिक्षा आदि के बढ़ने के साथ-साथ कम होने के स्थान पर और बढ़ती दिखाई दे रही हैं। इसे दूर करने के लिए आवश्यक है कि भारतीय नारी समाज से अशिक्षा और कुसंस्कारों का अंत किया जाए, ठीक है? आगे है कि इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए उचित स्त्री शिक्षा को बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि लड़कियां भी स्त्री शिक्षा पूरी होने पर लड़कों के समान नौकरी या फिर व्यवसाय करने लगे तो उन्हें पुरुष की बजाय यानी कि पुरुष की जो यानी कि जो उनके साथ जो भी होता है, ठीक है? यानी कि जो भी लड़कियां हैं, ठीक है? उनकी शिक्षा पूरी होने के बाद जो लड़कों के समान यदि वो नौकरियां करने लगती हैं, ठीक है? तो उन्हें पुरुष की दया का पात्र बनने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा, ठीक है? यानी कि दया का पात्र बनने होने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में, ठीक है? और ऐसी स्थिति में जो लड़के वाले होंगे वो दहेज अ, माँगने का साहस भी उनके अंदर जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है? दूसरा है आपका अंतर्जातीय विवाहों का प्रोत्साहन। अंतर्जातीय विवाहों के प्रोत्साहन से ये तात्पर्य होता है कि जो दहेज प्रथा है, इसकी समाप्ति के लिए अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देना होगा। इससे विवाह का क्षेत्र बड़ा होता है, ठीक है? साथ ही अगर लड़की को स्वयं जीवन साथी के चयन की स्वतंत्रता मिल जाए तो अंतर्जातीय विवाह होने लगेंगे, ठीक है? और इसी प्रकार से आपकी जो दहेज की समस्या है वो भी कम हो जाएगी यदि अंतर्जातीय विवाह होती है तो, ठीक है? अगला पॉइंट है यहाँ पर कि जीवन साथी के चयन में लड़के लड़कियों को स्वतंत्रता। यानी कि देखिए, जहाँ माता पिता द्वारा जीवन साथी का चुनाव किया जाता है वहां पर सौदेबाजी अधिक होती है, ठीक है? वहीं पर दहेज की रकम का निर्धारण पहले होता है तथा जीवन साथी का चुनाव उसके पश्चात, ठीक है? यानी कि सबसे पहले दहेज का निर्धारण होता है, उसके बाद ही जीवन साथी का चुनाव होता है। देखिए, इस स्थिति को समाप्त करने के लिए लड़के लड़कियों को वर वधु का चयन करने के लिए अधिकार अपने हाथ में लेना चाहिए। लड़के एवं लड़कियों को अपना जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता होने पर, ठीक है? चुनने की स्वतंत्रता होने पर अपने आप दहेज प्रथा समाप्त हो जाएगी। लड़का एवं लड़की अपना जीवन साथी स्वयं चुने। इसके लिए यह आवश्यक है कि उन्हें नजदीक आने का अवसर प्राप्त हो। ऐसी स्थिति में वे एक दूसरे को समझ सकेंगे और अपनी इच्छा अनुसार जीवन साथी का चुनाव कर सकेंगे, जिससे कि दहेज बाधक नहीं होगा, ठीक है? चलिए, और चौथा है आपका ये लास्ट पॉइंट होगा, ठीक है? दहेज समस्या का निराकरण के लिए जनमत तैयार करना।
देखिए, जनमत तैयार करना के अंतर्गत क्या होता है कि जो दहेज प्रथा है इसके विरुद्ध जनमत तैयार करके इस बुराई के दुष्परिणामों के, यहाँ पर दुष्परिणाम रहेगा, ठीक है? दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता लानी होगी। केवल यानी कि ठीक है, केवल देखिए मात्र कानून बना देने से कोई भी बुराई समाप्त नहीं होती है, ठीक है? कोई भी बुराई समाप्त नहीं होती, केवल आपका केवल मात्र कानून रहेगा यहाँ पर, ठीक है? केवल मात्र कानून बना देने से कोई भी जो बुराई है वो समाप्त नहीं हो जाती है। देखिए, जनसंपर्क माध्यमों का इस उद्देश्य के लिए अधिकाधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी कि जनमत तैयार करने के लिए देखिए दहेज प्रथा के विरुद्ध कई बार क्या होता है कि जो इसके दुष्परिणाम है, ठीक है? उसकी जागरूकता लानी चाहिए, ठीक है? और केवल ही देखिए मात्र आप कानून बना देंगे, इससे आपकी जो बुराई है वो समाप्त नहीं होगी, बल्कि जनसंपर्कों के माध्यम से इस उद्देश्य को यानी कि जो इसका उद्देश्य है कि दहेज प्रथा को कम किया जाए, ठीक है? तो इसका सबसे ज़्यादा यानी कि अधिकाधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका क्वेश्चन था दहेज प्रथा के निराकरण के लिए यानी कि कौन-कौन से महत्वपूर्ण तथ्य होने चाहिए, या फिर आप लोग इसको लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि दहेज प्रथा की समस्या का निराकरण कीजिए, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है? तो सबसे पहला आपका क्या था? स्त्री शिक्षा, यानी कि स्त्रियों को शिक्षित करनी चाहिए। दूसरा है आपका अंतर्जातीय विवाहों का प्रोत्साहन। तीसरा था जीवन साथी के चयन में लड़के लड़कियों को स्वतंत्रता, और लास्ट आपका चौथा था जनमत तैयार करके, ठीक है? तो देखिए आज हमने 36 से 85 तक पार्ट 2 में मैराथन क्लास के कंप्लीट अपने क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है? तो चलिए देखिए, जो लोग अभी तक फ्रेंड्स चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर लीजिए। चैनल है हमारा लर्न विथ अल्पना, और सभी लोग कंटिन्यू हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है? और देखिए आपका ये लास्ट पेपर है, ठीक है? यदि हमसे हो सकेगा तो हम आप लोगों को कल मॉर्निंग में लॉन्ग क्वेश्चन भी 1-2 दे देंगे। यदि आप लोग को ज़रूरत होगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक चीज़ कि आप लोगों को कोई भी समस्या है, ठीक है? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है? और साथ ही साथ देखिए, और आप इसके बाद चौथे सेमेस्टर की तैयारी करेंगे, और चौथा सेमेस्टर में जैसा कि आपको क्वेश्चन बता दें पहले से ही, जो चौथा सेमेस्टर है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? और ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है वो देखिए बेहतरीन तरीके से आप लोगों को इसी चैनल पर तैयारी कराई जाएगी, जैसे कि आप लोगों के सेकंड सेमेस्टर में कराई गई थी, ठीक है? और आई होप देखिए सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आएगा आप सभी लोग हमें ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा, बताइएगा किसका कितना नंबर आया है, ठीक है? और हमें भी जानने में थोड़ी-सी खुशी मिलेगी, ठीक है? कि हमारी जो कड़ी मेहनत थी वो कितनी रंग लाई है आप लोगों के साथ, ठीक है? तो इसमें हमें काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए, जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कर दीजिए, और अपने सभी दोस्तों में अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के ज़रिए शेयर करिए, ताकि सभी को यानी कि सहायता मिल सके आपके सभी दोस्तों को, ओके? तो चलिए मिलेंगे अपने कल की अगली एक लॉन्ग क्लास में, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, और आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट।